आज का हमारा जो टॉपिक, पहला टॉपिक इज सर्वलेट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जो पैकेजेस का रिक्वायरमेंट है। तो दो पैकेजेस मेनली रिक्वायरमेंट है, तो पैकेजेस को पहले देखना है। एंड नंबर टू इज सर्वलेट का लाइफ साइकिल। तो ये पहले समझ लेना है कि शुरू से लेकर फिनिश तक सर्वलेट कैसे रन करेगा। और नंबर थ्री इज वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का ज़रूरत होता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को पहले जानना है। और उसके बाद सर्वलेट इंटरफेस के अंदर क्या क्या मेथड है, तो 5 मेथड्स है बेसिकली। तो वो मेथड्स का नाम हमको जानना है। और उसके बाद वेब डॉट एक्सएमएल फाइल, तो जिसको हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोलते हैं, तो जो यूआरएल के साथ पर्टिकुलर सर्वलेट को मैपिंग करता है। तो ये वेब डॉट एक्सएमएल फाइल का कंटेंट भी हमको जानना है। और उसके बाद फाइनली हम सर्वलेट क्रिएट करेंगे, नंबर वन मैनुअली एंड सेकेंड यूजिंग एक्लिप्स। तो फर्स्ट सर्वलेट को क्रिएट करने के लिए, सर्वलेट एप्लीकेशन के लिए हमारा जो पैकेजेस हैं, तो दो पैकेज। तो पहला पैकेज इज जावा एक्स, और इसके अंदर यह है टॉप मोस्ट पैकेज फॉर वेब एप्लीकेशन। एंड इसके अंदर नेक्स्ट पैकेज इज सर्वलेट। ओके, दैट इज इसके अंदर नेक्स्ट पैकेज इज सर्वलेट। तो सर्वलेट के अंदर जो जो इंटरफेस है, पहला इंटरफेस है सर्वलेट। यह सर्वलेट इंटरफेस, और ये सर्वलेट इंटरफेस से इम्प्लीमेंट किया है, ये सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है जेनरिक सर्वलेट, दैट इज जेनरिक सर्वलेट। तो यह है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो ये सर्वलेट इंटरफेस एंड जेनरिक सर्वलेट, ये दोनों ही है सर्वलेट पैकेज के अंदर। और इससे जो एक्सटेंड किया है जेनरिक सर्वलेट को, दैट इज HTTP सर्वलेट, तो वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, HTTP सर्वलेट। ओके, ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन ये HTTP सर्वलेट है और भी एक पैकेज के अंदर। तो ये सर्वलेट पैकेज के अंदर नहीं है, मतलब डायरेक्टली नहीं है। ये सर्वलेट पैकेज के अंदर और भी एक सब पैकेज, दैट इज ये है HTTP सब पैकेज के अंदर, दैट इज HTTP। ओके, HTTP पैकेज। तो पहले है जावा एक्स पैकेज, यह है टॉप मोस्ट। देन सर्वलेट पैकेज, एंड सर्वलेट पैकेज के अंदर है सर्वलेट इंटरफेस एंड जेनरिक सर्वलेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड सर्वलेट पैकेज के अंदर और भी एक पैकेज है, दैट इज HTTP पैकेज। इसके अंदर है HTTP सर्वलेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो हमको जो इंपोर्ट करना है, दैट इज हमको लिखना होगा यहाँ पर, दैट इज इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट, अगर सर्वलेट इंटरफेस को लेकर काम कर रहा हूँ तो डॉट सर्वलेट होगा। तो हम सर्वलेट इंटरफेस और जेनरिक सर्वलेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ बाद में करूँगा। तो पहले हम HTTP सर्वलेट को यूज़ करके सर्वलेट बनाऊँगा, उसके बाद सर्वलेट एंड जेनरिक सर्वलेट को लेकर काम करूँगा। तो इसका मतलब अगर HTTP सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करके हमारा सर्वलेट क्लास बनाना है, तो लिखना है इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP डॉट HTTP सर्वलेट। ओके, सेमीकोलन। तो हम डॉट स्टार भी दे सकता हूँ। HTTP पैकेज के अंदर जितना क्लासेस होगा और इंटरफेस होगा सभी इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा बेसिक पैकेज हायरार्की। तो आप देखना है कि सर्वलेट का लाइफ साइकिल। तो ये जो सर्वलेट इंटरफेस का हम बात कर रहा हूँ, सर्वलेट इंटरफेस के अंदर 5 मेथड्स हैं।
तो इनसाइड सर्वलेट इंटरफेस इसके अंदर 5 मेथड्स है, इट इज़ 5 मेथड्स। ये 5 मेथड्स में से 3 लाइफ साइकिल मेथड है और 2 नॉन लाइफ साइकिल मेथड है। 3 है लाइफ साइकिल मेथड and 2 is non-life cycle method, non-life cycle method। ओके, तो ये जो लाइफ साइकिल मेथड क्या क्या है, लाइफ साइकिल मेथड्स, लाइफ साइकिल मेथड्स, इस पहला है सर्विस, ओके पहला है init and second is service and third is destroy। ओके, ये तीनों है लाइफ साइकिल मेथड। एंड नॉन लाइफ साइकिल मेथड जो है, नॉन लाइफ साइकिल मेथड्स, वन इज get servlet config and number 2 get servlet info। तो ये दो है नॉन लाइफ साइकिल मेथड। सर्वलेट का लाइफ साइकिल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला 3 है लाइफ साइकिल मेथड। तो अब देखता हूँ कि सर्वलेट का लाइफ साइकिल क्या होगा। तो यहाँ पर है हमारा क्लाइंट मशीन, so this is our client, मतलब क्लाइंट मशीन में ब्राउज़र में हम रिक्वेस्ट भेजूंगा। ब्राउज़र को जो एड्रेस बार में हमको रिक्वेस्ट भेजना है, दैट इज़ हम इस तरह से लिखूंगा कि http://localhost, अभी तो हमारा क्लाइंट मशीन ही सर्वर है, इसके लिए लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा और कोलन इसके बाद देना है पोर्ट नंबर। तो यहाँ पर टॉमकैट का जो पोर्ट नंबर, इक्लिप्स में पोर्ट नंबर थोड़ा डिफरेंट होगा और मैनुअली जब करूँगा तब थोड़ा डिफरेंट होगा। तो हमारा मशीन में जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करके लिखता हूँ कि 8085 और 86, ओके, तो कुछ भी हो सकता है ये पोर्ट नंबर। तो यहाँ पर लिखा 8085 और उसके बाद स्लैश देकर लिखना है हमारा प्रोजेक्ट का नाम। तो ये भी एक्लिप्स में अगर प्रोजेक्ट बनाऊँ तो थोड़ा डिफरेंट होगा और मैनुअली अगर बनाऊँ थोड़ा डिफरेंट होगा, मोर और लेस सेम ही है। तो सपोज प्रोजेक्ट का नाम दिया से app1 और इसके बाद स्लैश देकर, तो ये app1 देकर ही छोड़ सकता हूँ। और अगर पर्टिकुलरली सर्वलेट का नाम और JSP फाइल का नाम ये भी मेंशन करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। उसका जो URL इसको बोलना होगा। तो URL हम बाद में देख रहा हूँ ये कैसे बोलना है। सपोज हमने बोल दिया कैसे लॉगिन ऐप, तो ये भी कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क देकर हम डेटा भी भेज सकता हूँ, तो ये भी हम डिटेल्स में देख रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन मार्क का बाद का जो पोर्शन, इसको हम क्वेरी स्ट्रिंग बोलता हूँ। ये क्वेरी स्ट्रिंग हम भेज भी सकता हूँ, नहीं भी भेज सकता हूँ। तो क्वेरी स्ट्रिंग से हम डेटा भेजता हूँ। और ये जो लॉगिन ऐप, इसको कहता है कि रिसोर्स, मतलब ये सर्वलेट हो सकता है और HTML पेज, JSP पेज, कुछ भी हो सकता है। ये लॉगिन ऐप सपोज हम एज्यूम करता हूँ कि एक सर्वलेट है, तो लॉगिन ऐप देकर ही हमने अभी के लिए छोड़ दिया। तो यही हमारा URL, ओके, ये हम एड्रेस बार में टाइप करना है। तो अब यहाँ पर है हमारा सर्वर, तो ये सर्वर, और सर्वर के अंदर ये टॉमकैट चल रहा है, इट इज टॉमकैट। ओके, तो अब टॉमकैट के अंदर हम थोड़ी देर बाद ही देखूंगा जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है हमारा। उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अनुसार एक वेब एप्स नाम का
एक फोल्डर होगा टॉमकैट फोल्डर के अंदर। ओके, तो हम पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये एज ड्राइव के अंदर हमारा टॉमकैट हमने इंस्टॉल किया है। टॉमकैट 9 से ही हम करूँगा। और टॉमकैट 9 फोल्डर के अंदर ये जो वेब एप्स फोल्डर, इसके अंदर ही हमको हमारा पर्टिकुलर एप्लीकेशन का फोल्डर बनाना होगा। ये जो ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3 ये सब बना है, ऐसे करके ऐप 5 तक है, और ऐप 6, ऐप 7 ऐसा करके हम और भी एप्लीकेशन बना सकता हूँ। मतलब टॉमकैट 9 फोल्डर के अंदर है वेब एप्स, ये इनबिल्ट फोल्डर है। मतलब यहाँ पर जो फोल्डर, टोटल फोल्डर, दैट इज वेब एप्स। ओके ओके, तो ये है वेब एप्स। ओके, और इसके अंदर और भी एक फोल्डर होगा, दैट इज एप्लीकेशन फोल्डर। एप्लीकेशन फोल्डर, ये हम ऐप 1 करके देता हूँ। यहाँ पर जो URL में जो लिखा है उसके अनुसार ऐप 1 लिखा है। और ऐप 1 के अंदर और भी एक फोल्डर होगा, तो उसका नाम है वेब INF। ओके, दैट इज वेब INF। तो इसका नाम कैपिटल होना चाहिए, वेब हाइफन INF। तो इसके अंदर एक फाइल रहेगा, इसका नाम है web.xml। ओके, इसका नाम छोटा कैरेक्टर में होगा, दैट इज web.xml। ओके, और ये वेब INF के अंदर और भी एक फोल्डर होगा, दैट इज, इसका नाम है क्लासेस। तो इसका नाम भी छोटा होगा, दैट इज क्लासेस। ओके, और अगर HTML फाइल और JSP फाइल और CSS ये सब फाइल हमको रखना है, तो ये ऐप 1 जो फोल्डर, इसके अंदर डायरेक्टली रखना है। मतलब वेब INF फोल्डर के बाहर, मतलब यहाँ पर हम रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम index.html ऐसा फाइल बना सकता हूँ। तो ये HTML फाइल का नाम इंडेक्स रखने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक लोड होगा। ओके, इसको लोड करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा, नाम इंडेक्स करने से ये ऑटोमेटिक लोड होता है। तो अगर इसके बदले कुछ और भी नाम दे दिया, मतलब home.html और कुछ भी, तो ऑटोमेटिक लोड नहीं होगा, हमको बताना पड़ेगा। तो वो कैसे बता सकता हूँ, ये भी हम देख रहा हूँ बाद में। तो अब हम अभी के लिए नाम दे दिया index.html। और ये क्लासेस जो फोल्डर, इसके अंदर क्या रहेगा, हमारा जो सर्वलेट क्लास, इसका बाइट कोड। ओके, तो हम अभी के लिए सर्वलेट का नाम एज्यूम करता हूँ कि serv1, और इसका बाइट कोड होगा class serv1 डॉट क्लास। हमारा सर्वलेट क्लास का नाम होगा serv1। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये क्लासेस फोल्डर के अंदर रहेगा, और ये web.xml होगा web.inf फोल्डर के अंदर। तो हम यहाँ पर और एक बार दिखा लेता हूँ। ये वेब एप्स जो फोल्डर, इसके अंदर है ये जो ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3 करके। और सपोज ऐप 1 फोल्डर को ओपन करता हूँ। ये ऐप 1 फोल्डर के अंदर डायरेक्टली है index.html, और इसके अंदर है web.inf फोल्डर, और इसके अंदर है क्लासेस फोल्डर, और इसके वेब INF फोल्डर के अंदर ही है web.xml फाइल, और क्लासेस फोल्डर के अंदर है हमारा सर्वलेट क्लास का जावा फाइल। हम यहाँ पर रख सकता हूँ, नहीं भी रख सकता हूँ, लेकिन बाइट कोड को रखना होगा यहाँ पर, क्लास फाइल। ओके, serv1 डॉट क्लास फाइल। तो यही हमारा टोटल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। तो ये web.xml के अंदर रहेगा एक पर्टिकुलर कुछ टैग्स रहेगा, हम ये भी डिटेल्स में देख रहा हूँ उसका टैग्स क्या होगा। और ये एक XML फाइल, तो ये रहेगा web.inf फोल्डर के अंदर, और इसके पास है सर्वर का मेमोरी, जहाँ पर हमारा सर्वलेट क्लास का क्लास लोड होगा। ये है मेमोरी। ओके, तो अब क्लाइंट मशीन में हम
यहाँ पर एक फॉर्म होगा, मतलब ये जो index.html यहाँ पर ही लोड होगा। ओके, मतलब ये ब्राउज़र में index.html या पेज पहले लोड होगा। ओके, मतलब ये ब्राउज़र में ये डिस्प्ले होगा। ओके, तो अब यहाँ पर एक फॉर्म हम यूज़ करूँगा ये index.html फाइल के अंदर। दैट इज़ यहाँ पर एक बटन होगा, दैट इज़ सबमिट। ओके, दैट इज़ सबमिट। और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, दैट इज़ टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पर नेम, डिपार्टमेंट, ऐसा भी कुछ हम लिख सकता हूँ। तो अगर ये नेम डिपार्टमेंट में कुछ टाइप करके ये सबमिट बटन में क्लिक करूँ तो ये जो लॉगिन ऐप लिखा है इसके साथ उस इंफॉर्मेशन भी सर्वर में जाएगा, मतलब डेटा भी जाएगा। तो यहाँ पर बिना टाइप किए हम डायरेक्टली सबमिट बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, तो रिक्वेस्ट चला जाएगा लेकिन कुछ डेटा नहीं जाएगा। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एज्यूम करता हूँ कि हम अभी कुछ टाइप नहीं किया, मतलब कुछ डेटा नहीं भेज रहा हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। मतलब इस कनेक्शन से रिक्वेस्ट जाएगा, मतलब पहले ये URL को टाइप करके एंटर देने से ही क्लाइंट के साथ सर्वर का एक सॉकेट कनेक्शन क्रिएट होगा। ओके, यह है कनेक्शन, सॉकेट कनेक्शन। ओके, और इस सॉकेट कनेक्शन से रिक्वेस्ट जाएगा। तो रिक्वेस्ट जाने के लिए एक फॉर्मेट होना पड़ता है, मतलब हम यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ HTTP। तो HTTP प्रोटोकॉल हमारा रिक्वेस्ट को सर्वर में भेजेगा। ओके, मतलब प्रोटोकॉल का काम है रिक्वेस्ट को क्लाइंट से सर्वर में भेजना। तो इसके लिए एक फॉर्मेट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम जो दो रिक्वेस्ट यूज़ करूँगा दैट इज़ वन है गेट रिक्वेस्ट एंड अनदर इज़ पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, तो ये बेसिकली दो रिक्वेस्ट ही हम यूज़ करेंगे। तो गेट रिक्वेस्ट में सिर्फ हेडर पार्ट होता है। तो रिक्वेस्ट के अंदर दो पार्ट होता है बेसिकली, वन इज़ हेडर पार्ट एंड अनदर इज़ बॉडी पार्ट। तो गेट रिक्वेस्ट में कोई बॉडी पार्ट नहीं होता है, सिर्फ हेडर पार्ट होता है। और पोस्ट रिक्वेस्ट में हेडर एंड बॉडी दोनों पार्ट ही होता है, हेडर एंड बॉडी। ओके, तो डेटा जो हम भेजता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी में जाता है, और हेडर पार्ट में कुछ स्टेटस कोड ये सब हम भेज सकता हूँ। तो अगर डेटा गेट रिक्वेस्ट से भेजना है तो गेट रिक्वेस्ट में हेडर पार्ट से ही वो डेटा जाएगा, मतलब वो डेटा URL में दिखाई देगा। लेकिन अगर पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा भेज रहा हूँ वो URL में नहीं शो करेगा, मतलब वो सीक्रेट रहेगा। ओके, तो अब पहले हम गेट रिक्वेस्ट से ही काम कर रहा हूँ। तो हमारा URL के लिए, मतलब रिक्वेस्ट के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर्मेट HTTP बना देगा। तो अभी तो गेट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, यह है गेट रिक्वेस्ट। ओके, तो ये रिक्वेस्ट चला जाएगा सर्वर में। ओके, और ये टॉमकैट इसको आइडेंटिफाई करेगा, और इसको आइडेंटिफाई करके अभी ये जो ऐप1 फोल्डर हमने, मतलब प्रोजेक्ट का नाम और एप्लीकेशन नाम हमने बताया, और टॉमकैट यहाँ पर सर्च करेगा कि यहाँ पर कौन कौन एप्लीकेशन है। तो ये टॉमकैट को बोलता हूँ कि सर्वलेट कंटेनर, और सिर्फ कंटेनर भी बोल सकता हूँ, दैट इज सर्वलेट कंटेनर। तो सर्वलेट कंटेनर का काम क्या है? सर्वलेट कंटेनर पहले सर्वर मशीन में जितने एप्लीकेशन है सभी एप्लीकेशन को मेमोरी में लोड कर देगा। मतलब यहाँ पर ये जो इतने सारे एप्लीकेशन है वेब एप्स के अंदर, ऐप1, ऐप2, ऐप3, सभी एप्लीकेशन को मेमोरी में लोड करेगा। लेकिन अभी कुछ सर्वलेट और रिसोर्स का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, पहले लोड करके छोड़ देगा। तो मतलब हमारा एप्लीकेशन 1 मेमोरी में अभी लोडेड है, तो लोड ये कर दिया। और इसके बाद ये वेब INF फोल्डर के अंदर ये जो web.xml इस फाइल में जाएगा, मतलब इस फाइल को पहले लोड करेगा।
पहले एप्लीकेशन को लोड करेगा और इसके बाद web.xml फाइल को लोड करेगा और रीड करेगा। यही सर्वलेट कंटेनर का काम है। तो अब देखना ये web.xml फाइल में क्या रहेगा। तो web.xml फाइल का जो स्ट्रक्चर है, एक XML फाइल, ओके, तो इसका पहले एक टैग देकर शुरू करना पड़ेगा, दैट इज लेस देन $XML और इसके बाद लिखना होगा वर्जन इक्वल टू देकर डबल कोट्स के अंदर लिखना है। अभी XML का जो वर्जन वो है 1.0, ओके, ये कोटेशन के अंदर रखना पड़ेगा। और इसके बाद एक टैग लिखना होगा, दैट इज वेब हाइफन ऐप, ओके, वेब ऐप, और इसको नीचे में क्लोज करना होगा, दैट इज यहाँ पर स्लैश देकर वेब हाइफन ऐप, और इसके अंदर रहेगा सर्वलेट टैग, और इसके पहले वेलकम फाइल नाम कर एक टैग भी होता है, तो वो भी हम देखूंगा। यहाँ पर वेलकम फाइल लिस्ट ये भी हो सकता है, ये ऑप्शनल है, ये हम दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। वेलकम फाइल लिस्ट, तो ये भी हमको क्लोज करना है, ओके, ये भी क्लोज होगा, दैट इज स्लैश वेलकम फाइल लिस्ट। तो ये वेलकम फाइल क्या होता है, तो जब भी हम URL को देकर एंटर दूंगा विदाउट एनी रिसोर्स, यहाँ पर जो दे रहा हूँ दैट इज, अगर ये लॉगिन ऐप ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ऐप 1 तक लिखकर छोड़ दिया, तो तब कौन सा फाइल को लोड करना है, ओके, तो ये हम बता सकता हूँ वेलकम फाइल से। तो तब ऑटोमेटिक इस लिस्ट के अंदर जो जो फाइल बोलूँगा उस लिस्ट में से एक एक करके उस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर वो फाइल वो सर्च करेगा और पहला जो है वही लोड करेगा, ओके। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में देखता हूँ। तो ये टैग अभी ऐसा ही लिख दिया, ओके। तो इसके अंदर हमको कुछ लिखना है, इसके अंदर अगर लिखना है तो वेलकम हाइफन फाइल, वेलकम फाइल, और इसके बाद लिखना है वेलकम फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल से home.html ऐसा लिख सकता हूँ, और स्लैश वेलकम हाइफन फाइल। तो मतलब अभी वो home.html फाइल को सर्च करेगा एप्स फोल्डर, ऐप 1 फोल्डर के अंदर, तो अगर मिला तो वो लोड करेगा। अभी index.html लोड नहीं होगा, ऐसा अगर लिख दिया तो home.html अगर है तो लोड होगा, और अगर नहीं है तो कुछ लोड नहीं होगा, ओके। और अगर ये वेलकम फाइल लिस्ट हमने नहीं लिखा, छोड़ दिया, तो तब index.html अगर है तो वो लोड कर देगा, ओके। तो अब ये वेलकम फाइल लिस्ट ये हम डिटेल्स में देख रहा हूँ ये कैसे काम करता है। और इसके बाद लिखना है हमारा सर्वलेट टैग, तो लेस देन देकर सर्वलेट, और इसके अंदर ये क्लोज करना है यहाँ पर स्लैश सर्वलेट, और इसके अंदर रहेगा और भी 2 टैग, दैट इज सर्वलेट हाइफन नेम, और ये भी क्लोज होगा। तो सर्वलेट नेम एक सर्वलेट का एक लॉजिकल नेम है, या हम कुछ भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सपोज S1 दे दिया, ओके, और इसको क्लोज करना है, दैट इज सर्वलेट हाइफन नेम, यह है पहला टैग। और उसके बाद सर्वलेट का क्लास का नाम बताना होगा, तो ये क्लास जो हम बना रहा हूँ क्लासेस फोल्डर के अंदर वही लिखना है, ओके। और ये जो सर्वलेट नेम ये हम कुछ भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर्वलेट क्लास में लिखना है एक्चुअल क्लास का नाम, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो हम एज्यूम कर रहा हूँ कि क्लास का नाम है सर्व1, तो सिर्फ सर्व1 लिखना है। तो अगर ये किसी दूसरा पैकेज के अंदर है वो पैकेज भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो हम तो अभी कुछ पैकेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली क्लासेस फोल्डर के अंदर है, तो ये डायरेक्टली सर्व1 ही लिखना होगा, और स्लैश सर्वलेट हाइफन क्लास। तो ये हो गया सर्वलेट टैग के अंदर। और इसके बाद और भी एक टैग है, दैट इज ये
ऐप के अंदर ही सब चल रहा है। इसके अंदर जो नेक्स्ट टैग दैट इज सर्वलेट हाइफन मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग, और इसको भी ख़त्म करना है यहाँ पर, दैट इज स्लैश सर्वलेट हाइफन मैपिंग। और इसके अंदर दो टैग हैं, दैट इज ये जो सर्वलेट नेम यहाँ पर भी रहेगा सेम टैग, ओके। और इसके बाद जो नेक्स्ट टैग दैट इज URL पैटर्न, URL हाइफन पैटर्न। और ये URL पैटर्न क्या है? ये URL पैटर्न हर टाइम में ये स्लैश से शुरू होता है, ओके। तो यही हमको URL में टाइप करना है, मतलब ब्राउज़र का एड्रेस बार में वो app1 जो फोल्डर, app1 जो हमने एप्लीकेशन का नाम लिखा है, app1 स्लैश देकर ये जो लॉगिन ऐप हमने लिखा है, यही है URL, ओके। तो यही है URL का पार्ट, यही लिखना है यहाँ पर, ओके। ये URL पैटर्न में ये भी हम कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। से हम S1 भी लिख सकता हूँ, और लॉगिन ऐप, ओके, सर्व1 ये भी लिख सकता हूँ, सर्व1, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हमने स्टार दे दिया, ये भी लिख सकता हूँ कि स्लैश स्टार। तो स्लैश स्टार का मतलब है सभी URL के लिए ये सर्वलेट लोड हो जाएगा, ओके। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा बाद में कि हम जो भी URL टाइप करूं तो हमारा सर्वलेट क्लास ही लोड होगा और कुछ लोड नहीं होगा। तो ये हम करके दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। तो अभी के लिए हम S1 ही दे देता हूँ, और यहाँ पर हम मल्टीपल URL पैटर्न भी दे सकता हूँ, मतलब एक सर्वलेट का मल्टीपल URL पैटर्न हो सकता है, ओके। तो ये भी हम देखूंगा, और स्लैश देकर सर्वलेट URL पैटर्न, URL हाइफन पैटर्न, ओके। तो यही हमारा web.xml फाइल। तो अब सर्वलेट कंटेनर इस फाइल को रीड करेगा और पार्स करेगा, मतलब इसको कंपाइल करेगा। जावा फाइल जैसा कंपाइल होता है वैसे ही web.xml को वो पार्सिंग करता है, मतलब ये कंपाइल जैसा ही है। ये देखता है कि कुछ एरर है या नहीं, टैग्स में कुछ एरर है या नहीं। अगर एरर है तो सर्वर लोड नहीं होगा, वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। सर्वर लोड नहीं होगा, सर्वर स्टॉप हो जाएगा, ओके। तो अगर सब टैग ठीक है तो हमने जो URL यहाँ पर बताया है, हमने तो यहाँ पर लॉगिन ऐप बताया, S1 नहीं बताया, ओके। तो यहाँ पर अगर हमने S1 टाइप किया है, तो सपोज इसको चेंज करके S1 ही कर देता हूँ, तो इसके साथ मैचिंग हो जाएगा, ओके, S1। तो अब इस web.xml फाइल में जाकर वो ढूंढेगा कि कहाँ पर S1 URL है। तो वो देखेगा कि हमने URL पैटर्न में S1 लिखा है, तब वो क्या करेगा, इस S1 के लिए जो सर्वलेट नेम, इसको फाइंड करेगा, ओके। यह है S1, ये नाम में कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने सेम लिया है, सेम हम दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर वो देख लिया कि इसका सर्वलेट का नाम है S1। तो इसके बाद वो सर्वलेट टैग के अंदर जाकर देखेगा कि यहाँ पर S1 नाम का कोई सर्वलेट हमने लिखा है या नहीं। तो यहाँ पर वो देखेगा कि हाँ, यहाँ पर S1 नाम का एक सर्वलेट है। तो अब देखेगा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास का नाम क्या है। इसका क्लास का नाम है सर्व1। तो अब उस सर्व1 क्लास को वो लोड करेगा, ओके। तो अब ये सर्वर मेमोरी में ये सर्व1.class फाइल ये वो अभी लोड करेगा, ओके। तो दैट मीन्स अभी सर्व1.class फाइल मतलब बाइट कोड ये लोड होगा। दैट इज अब जो होगा दैट इज सर्वलेट लोडिंग। तो इसका पहले और भी एक स्टेप होगा यहाँ पर, दैट इज टॉमकैट कंटेनर जब एप्लीकेशन को लोड कर रहा है, हर एप्लीकेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाएगा। तो उसको कहते हैं कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट,
तो ये कब बनेगा, जब एप्लीकेशन मेमोरी में लोड कर रहा है। टॉमकैट जब एप्लीकेशन को मेमोरी में लोड कर रहा है तभी ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, दैट इज सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एक इंटरफेस है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास उसका ऑब्जेक्ट वो बना देगा। इस ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, इस ऑब्जेक्ट में एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो डेटा, तो ये भी हम इस web.xml के अंदर बता सकता हूँ। तो ये भी हम देखूंगा, ये वेब ऐप जो टैग है इसके अंदर ही रहेगा, मतलब ये सर्वलेट एंड सर्वलेट मैपिंग टैग का बाहर रहेगा। ओके, हम ये वेलकम फाइल लिस्ट के नीचे में लिख सकता हूँ, और ऊपर में ये वेब ऐप टैग के अंदर रहेगा ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा। तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट पैराम बोलता हूँ, मतलब ऐसा, ये कॉन्टेक्स्ट हाइफन पैराम, ऐसा टैग के अंदर हम बोल सकता हूँ एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा। तो ये भी हम देख रहा हूँ बाद में, दैट इज कॉन्टेक्स्ट पैराम। तो इसके अंदर और भी दो टैग रहेगा, पैराम नेम एंड पैराम वैल्यू। पैरामीटर नेम एंड पैरामीटर वैल्यू। तो वो जो डेटा हम बोल रहा हूँ इस टैग के अंदर, इसी को कहते हैं कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा। तो ये डेटा वो web.xml फाइल से ले लेगा, और ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ये ऑब्जेक्ट वो बना देगा। ओके, तो ये ही हम JSP का अगर बात करूं तो इसको ही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बोलता है। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट को JSP में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही बोलता है। ओके, तो अब ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, ये पहले ही हो गया। तो अब ये तो serv1.class फाइल मेमोरी में लोड कर दिया, ये सर्वलेट क्लास लोड हो गया, और इस सर्वलेट क्लास का इंस्टेंसिएशन होगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दैट इज सर्वलेट इंस्टेंसिएशन। इंस्टेंसिएशन मतलब सर्वलेट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तब फिर से ये सर्वलेट कंटेनर मतलब टॉमकैट फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो उसका नाम है सर्वलेट कॉन्फ़िग। तो हर सर्वलेट के लिए, फॉर ईच सर्वलेट, वो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसका नाम है सर्वलेट कॉन्फ़िग। ओके, सर्वलेट कॉन्फ़िग, ये ऑब्जेक्ट बनेगा हर सर्वलेट के लिए, फॉर ईच सर्वलेट। और ये जो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ये जो ऑब्जेक्ट, ये बनेगा पर एप्लीकेशन के लिए, मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे सर्वलेट रह सकता है, तो सभी सर्वलेट के लिए वो सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट बनाएगा, और हर एप्लीकेशन के लिए एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके, मतलब यहाँ पर जो 5 एप्लीकेशन है, मतलब सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कितना बनेगा, 5, मतलब 5 सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। और अगर आप 5 के अंदर बात करूँ तो यहाँ पर अगर 3 सर्वलेट है तो यहाँ पर 3 सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर अभी तो एक ही है तो अभी बना सकता हूँ, अगर 3 सर्वलेट है तो 3 सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, तो ऐसा करके सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एंड सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अभी के लिए तो एक ही सर्वलेट है, तो एक ही सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, तो अब सर्वलेट तो इंस्टेंसिएशन हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ही इसका जो इनिट मेथड ये कॉल होगा। ओके, अगर इनिट मेथड हमने दिया है तो कॉल होगा, अगर इनिट मेथड हम दे भी सकता हूँ नहीं भी दे सकता हूँ। तो अगर हमने HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके हमारा सर्वलेट बना रहा हूँ तो हम इनिट दे भी सकता हूँ नहीं भी दे सकता हूँ, अगर दिया तो वो कॉल होगा। तो हम यहाँ पर लिस्ट में इसके बाद कॉल होगा init, तो इसके पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सर्वलेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड
और इसके बाद इनिट कॉल होगा। अगर इनिट और कंस्ट्रक्टर तो अगर नहीं भी दिया तो भी तो कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो उसमें तो कुछ मैसेज ऐसा कुछ तो नहीं होगा, तो ब्लैंक ही रहेगा। और इनिट में भी अगर हमने नहीं भी दिया तो कॉल नहीं होगा, अगर दिया तो कॉल होगा। तो यहाँ पर इनिट कॉल्ड, इनिट कॉल्ड, तो अगर इनिट नहीं दिया तो कुछ कॉल नहीं होगा। और इसके बाद कॉल होगा सर्विस मेथड। तो सर्विस मेथड तो हमें लिखना ही होगा, कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए हमको लिखना होगा सर्विस। तो जो जो बिजनेस लॉजिक और प्रोसेसिंग का बात है सभी हमको सर्विस मेथड के अंदर ही लिखना होगा। ओके, तो और इसके बाद है सर्विस, मतलब जो जो प्रोसेसिंग यहाँ पर हो जाएगा और जो रेस्पॉन्स हमको बनाना है, मतलब जो पेज हमको बनाना है और जिस पेज में पेज यूज़र को ले जाना है, सभी काम हमको सर्विस के अंदर ही करना पड़ेगा। तो ये भी हम देखूंगा बाद में। और सर्विस ख़त्म होने के बाद ये रेस्पॉन्स चला जाएगा क्लाइंट में। ओके, जो रेस्पॉन्स हमें क्रिएट करना है, मतलब जो पेज हमको दिखाना है, वही सब काम सर्विस के अंदर ही कर लेना है। तो मतलब यहाँ से रेस्पॉन्स जनरेट होगा और ये रेस्पॉन्स हमको भेजना है इस क्लाइंट में। ओके, तो ये रेस्पॉन्स हम फिर से दे दूंगा इस रिक्वेस्ट में, मतलब इस HTTP प्रोटोकॉल को। और ये HTTP प्रोटोकॉल इस रिक्वेस्ट को, मतलब अभी तो रेस्पॉन्स आ रहा है, ये रेस्पॉन्स क्लाइंट में भेज देगा, मतलब ये अभी रेस्पॉन्स। ओके, और पहले ये जो जा रहा था दैट इज़ रिक्वेस्ट। तो पहले तो रिक्वेस्ट गया था सर्वर में, अभी रेस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से और ये चला जाएगा क्लाइंट में। और जो जो पेज अगर दिखाना है कुछ तो हम पेज दिखा सकता हूँ। ओके, तो अब ये रेस्पॉन्स चला जाने के बाद ये रिक्वेस्ट में जो डेटा अगर भेजा कुछ, वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो कुछ डेटा हमने नहीं भेजा, अगर भेजा था रिक्वेस्ट से वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा, दैट इज डेटा विल बी लॉस्ट। ओके, विल बी लॉस्ट। तो इसीलिए HTTP प्रोटोकॉल को हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोलता हूँ। तो HTTP इज कॉल्ड स्टेटलेस। तो स्टेटलेस का मतलब रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा हमने भेजा था, रेस्पॉन्स जाने के बाद ही वो डेटा लॉस हो जाएगा, इमीडिएटली डेटा विल बी लॉस्ट। तो इसीलिए HTTP प्रोटोकॉल को हम बोलता हूँ कि स्टेटलेस। ओके, मतलब डेटा लॉस हो जाएगा रेस्पॉन्स चला जाने के बाद ही। तो इसीलिए ये इसका पहले जो रिक्वेस्ट हमने भेजा था, इस रिक्वेस्ट का पहले, तो वो डेटा हमको नहीं मिलेगा, हमको सिर्फ प्रेजेंट रिक्वेस्ट का ही डेटा मिलेगा। इसका पहले जो डेटा हमने भेजा था पहले का रिक्वेस्ट से, उसको हमको नहीं मिलेगा। ओके, दैट इज सिर्फ प्रेजेंट रिक्वेस्ट का डेटा ही मिलेगा। सो वी विल हैव ओनली डेटा ऑफ प्रेजेंट रिक्वेस्ट। ओके, प्रीवियस रिक्वेस्ट का डेटा हमको नहीं मिलेगा। तो यही है HTTP प्रोटोकॉल का नेचर और बिहेवियर। तो इसीलिए अगर प्रीवियस रिक्वेस्ट का भी डेटा हमको चाहिए तो उसके लिए और भी कुछ टेक्निक है, वो हम देखूंगा, दैट इज सेशन हैंडलिंग और कुकीज़, ये सब हमको मेंटेन करना होगा। तो हमको सेशन हैंडलिंग करना होगा प्रीवियस रिक्वेस्ट का डेटा को मेंटेन करने के लिए। तो अब हमारा रेस्पॉन्स तो क्लाइंट में चला गया, अभी इसके बाद और भी एक मेथड कॉल हो सकता है, लेकिन वो गारंटी नहीं है कि कॉल होगा, दैट इज डिस्ट्रॉय मेथड। तो ये कॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब ये डिपेंड कर रहा है टॉम कैट के ऊपर, मतलब सर्वलेट कंटेनर के ऊपर, कि ये कब डिस्ट्रॉय कॉल होगा। ये हमारा कंट्रोल में नहीं है, तो हम इसका इफेक्ट नहीं देख सकता हूँ। तो ये कॉल कब होगा ये डिपेंड कर रहा है टॉम कैट के ऊपर, मतलब सर्वलेट कंटेनर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर ये जो इनिट मेथड और सर्विस एंड डिस्ट्रॉय,
ये जो कॉल हुआ है यही तीनों है लाइफ साइकिल मेथड। और ये जो टोटल प्रोसीडियर हुआ है सर्वलेट का, इसी को बोलता हूँ सर्वलेट का लाइफ साइकिल। मतलब पहले रिक्वेस्ट जाने के बाद सर्वलेट कंटेनर वेब डॉट एक्सएमएल फाइल को रीड कर रहा है और वो मेमोरी में लोड कर रहा है, और वेब डॉट एक्सएमएल से सर्च कर रहा है कि इसका यूआरएल क्या है, और यूआरएल से सर्च कर रहा है इस यूआरएल का करस्पॉन्डिंग क्लास का नाम क्या है, और उसी क्लास को वो मेमोरी में लोड कर रहा है। ये वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के ऊपर डिपेंड करके। ओके, तो ये बिना वेब डॉट एक्सएमएल से भी हम सर्वलेट क्रिएट कर सकता हूँ। अभी वेब डॉट एक्सएमएल फाइल ऑप्शनल है, तो बिना वेब डॉट एक्सएमएल से भी हम ये काम कर सकता हूँ। तो यूजिंग एनोटेशन नाम का भी एक फीचर है, वो भी हम यूज़ करूँगा। तो हम एनोटेशन से भी ये काम कर सकता हूँ। ये जो यूआरएल मैपिंग, इसको हम बोलता हूँ यूआरएल मैपिंग। तो यूआरएल के साथ क्लास का मैपिंग हो रहा है। ओके, कौन सा यूआरएल के लिए कौन सा क्लास लोड होगा, इसी को हम बोलता हूँ यूआरएल मैपिंग। तो यूआरएल मैपिंग हम बिना वेब डॉट एक्सएमएल से भी कर सकता हूँ यूजिंग एनोटेशन। तो वेब डॉट एक्सएमएल कब लगेगा, ये जो वेलकम फाइल लिस्ट जो बता रहा हूँ, अगर ये बताना है तो हमको वेब डॉट एक्सएमएल चाहिए। और भी सेकंड पॉइंट, ये जो कॉन्टेक्स्ट पैराम का जो बात कर रहा था, ये भी अगर बोलना है तब भी वेब डॉट एक्सएमएल चाहिए। ओके, ये बिना वेब डॉट एक्सएमएल से नहीं होगा। ये दोनों को बोलने के लिए वेब डॉट एक्सएमएल फाइल ही चाहिए। ओके, तो और भी एक पैरामीटर हम दे सकता हूँ यहाँ पर पार्ट सर्वलेट के लिए, जिसको हम बोलता हूँ कि इनिट पैरामीटर। ओके, तो हर सर्वलेट के लिए वो डिफरेंट होगा, तो वो हम एनोटेशन से भी बोल सकता हूँ। वो भी हम देखूंगा कि पार्ट सर्वलेट के लिए जो पैरामीटर हो सकता है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन हम पार्ट सर्वलेट के लिए स्टोर करके रख सकता हूँ यहाँ पर, तो उसका हम बोलता हूँ कि इनिट पैरामीटर। तो ये हम यहाँ पर भी बोल सकता हूँ वेब डॉट एक्सएमएल में, और बिना वेब डॉट एक्सएमएल से भी बोल सकता हूँ यूजिंग एनोटेशन। ओके, तो अब सर्वलेट कंटेनर इस क्लास को पता कर लिया कि इस यूआरएल के करस्पॉन्डिंग जो क्लास है, इसको मेमोरी में लोड कर दिया। और इसके बाद होगा सर्वलेट का इंस्टेंसिएशन, मतलब सर्वलेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और इसके बाद ही शुरू होगा सर्वलेट का लाइफ साइकिल। तो ये भी मेंटेन करना सर्वलेट कंटेनर का काम है। मतलब सर्वलेट कंटेनर का काम क्या क्या है, पहले वेब डॉट एक्सएमएल को रीड करना, रीड करके मेमोरी में लोड करना, और यूआरएल को मैपिंग करना, मतलब कौन सा यूआरएल के लिए कौन सा क्लास को लोड करना है, कौन सा सर्वलेट और जेएसपी क्लास को लोड करना है, इसको फाइंड करना। और इसके बाद सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। ये सब कौन कर रहा है, ये सब सर्वलेट कंटेनर मतलब टॉम कैट ही कर रहा है, ये तो हम नहीं कर रहा हूँ। ये सर्वलेट ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाऊंगा, ये टॉम कैट ही बनाएगा। टॉम कैट ही सर्वलेट ऑब्जेक्ट बनाएगा, सर्वलेट को लोड करेगा, सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और इसके बाद ये जो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट, ये भी टॉम कैट ही बनाएगा। और इसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सर्वलेट ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसके बाद इनिट कॉल होगा अगर है तो, और उसके बाद सर्विस कॉल होगा। सर्विस तो हमें लिखना ही होगा, सर्विस मेथड कॉल होगा। और उसके बाद सर्विस मेथड हमें लिखना है, अगर जेनेरिक सर्वलेट क्लास को हम एक्सटेंड करके सर्वलेट बना रहा हूँ तो सर्विस लिखना होगा, और अगर HTTP सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करके सर्वलेट बना रहा हूँ तो हम सर्विस लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ। उसके जगह और भी दो मेथड है, हम देखूंगा डू गेट एंड डू पोस्ट, वो भी लिख सकता हूँ, तो वो कॉल होगा अगर वो लिखा तो। और इसके बाद फाइनली रेस्पॉन्स चला जाएगा क्लाइंट में, और इसके बाद डिस्ट्रॉय कॉल होगा। ये तो हमारा कंट्रोल में नहीं है, टॉम कैट के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कब डिस्ट्रॉय को कॉल करेगा। तो डिस्ट्रॉय कॉल करने के बाद सर्वलेट का लाइफ साइकिल खत्म होगा। ओके, तो मतलब ये जो सर्वलेट का लाइफ साइकिल, मतलब सर्वलेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का टाइम से लेकर ये डिस्ट्रॉय तक, इसी को बोलता हूँ सर्वलेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो यही कर रहा है टॉम कैट।
ओके, तो अब हम सर्वलेट को बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे सर्वलेट को बनाना है। तो हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर तो हमने बना चुका हूँ। ओके, तो हमारा जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो यह है सर्वलेट का पैकेज, और सर्वलेट का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो पहले है वेब एप्स फोल्डर, और इसके अंदर रहेगा हमारा एप्लीकेशन फोल्डर, दैट इज ऐप 6 कर देता हूँ। ऐप 5 तक हमारा मशीन में है, तो ऐप 6 कर दिया। और इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा web.inf, तो एक कैपिटल होना चाहिए, web.inf। और इसके अंदर रहेगा क्लासेस, ओके, दैट इज क्लासेस। और इसके अंदर रहेगा हमारा सर्वलेट क्लास का बाइट कोड, ओके, दैट मीन्स हमारा अभी क्लास का नाम है serv1.class, ओके। और web-inf, इसके अंदर ही रहेगा web.xml फाइल, दैट इज web.xml फाइल, ओके। और अगर HTML फाइल कुछ रखना है तो ये ऐप 6 के अंदर रखना है, ओके, दैट इज डायरेक्ट एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर ही रहेगा हमारा either HTML file or JSP file, that is .html or .css or .jsp और image file, ओके, ये सभी रहेगा इस ऐप 6 के अंदर, ओके। ये जो ऐप 6 का पोर्शन यह है पब्लिक एरिया, इसको हम बोलते हैं यह पब्लिक एरिया, मतलब URL से हम इस एरिया को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन ये जो web.inf है, ये फोल्डर है प्राइवेट एरिया, यह है प्राइवेट एरिया, मतलब URL से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। मतलब ये जो क्लासेस है, मतलब हमारा जो सर्वलेट क्लास, इसको हम URL से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। इसको एक्सेस कैसे करना है, इसको एक्सेस करने के लिए हमको URL से एक्सेस करना है, मतलब URL पैटर्न से, दैट मीन्स इसको एक्सेस करने के लिए टू एक्सेस दिस एरिया वी नीड URL पैटर्न। डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, एक्सेस करने के लिए हमको चाहिए URL पैटर्न, ओके। मतलब ये जो हम ये web.xml में दे रहा हूँ /s1, इस URL पैटर्न से हमको सर्वलेट क्लास को एक्सेस करना है, क्योंकि ये प्राइवेट एरिया के अंदर है, ओके। तो ये दोनों एरिया, प्राइवेट एरिया एंड पब्लिक एरिया, ओके। तो यही हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो अब हम इसको बनाता हूँ। तो हम टॉमकैट 9 के अंदर चला गया और इस वेब एप्स फोल्डर में, और इसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो पहले मैनुअली क्रिएट करके दिखाता हूँ, उसके बाद एक्लिप्स से क्रिएट करना है। तो ऐप 5 है, इसके बाद ऐप 6, और इसके अंदर डबल क्लिक करना और एक नया फोल्डर बनाना है, और फोल्डर का नाम होगा web.inf, तो ये कैप्स में होगा, web-inf। और इसके अंदर रहेगा और एक फोल्डर, दैट इज क्लासेस, और इसके अंदर रहेगा हमारा सर्वलेट फाइल, ओके, मतलब सर्वलेट क्लास। तो अभी जो कर रहा हूँ, हम HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके हम ये क्लास को बना रहा हूँ, ओके। तो एक नोटपैड में अभी हमारा जावा क्लास को बना रहा हूँ। तो इसके लिए हमारा पैकेज क्या चाहिए, पैकेज चाहिए, हम पहले से ही देख चुका हूँ। तो हमारा जो पैकेज है यहाँ पर पहला है JavaX, उसके बाद सर्वलेट, उसके बाद HTTP,
उसके बाद HTTP सर्वलेट। ओके, तो इसका मतलब इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP डॉट HTTP सर्वलेट। ये क्लास का नाम का पहला 2 लेटर कैपिटल है, H एंड S, और बाकी जो पैकेज का नाम ये सब छोटा लेटर में होगा। ओके, क्लास का नाम के लिए पहला 2 लेटर कैपिटल, तो HTTP सर्वलेट क्लास को बोल दिया। और डॉट भी दे सकता हूँ यहाँ पर, डॉट स्टार भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सेमीकोलन। और उसके बाद और भी एक पैकेज हमको चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हम जो मेथड अभी यूज़ करने जा रहा हूँ तो वो IO एक्सेप्शन थ्रो करता है। ओके, तो हम थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ। तो अब हमारा क्लास लिखना होगा, तो क्लास हमारा नाम है सर्व1, और ये हम एक्सटेंड करूँगा इससे, इस HTTP सर्वलेट से। सो एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। ओके, और इसके अंदर हमारा फंक्शन क्या होगा, तो हम अब जो फंक्शन कॉल करूँगा दैट इज़ कॉल्ड डू गेट। ओके, तो हम सर्विस भी कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ये HTTP सर्वलेट तो जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड कर रहा है, इसके लिए सर्विस मेथड भी अवेलेबल है, लेकिन सर्विस मेथड हम यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट हम डिफरेंट से यूज़ नहीं कर सकता हूँ, हमको एक ही साथ कर लेना होगा। ओके, तो वो भी हम बाद में देखूँगा, अभी हम डू गेट को कॉल कर रहा हूँ। तो डू गेट मेथड किसके लिए, डू गेट मेथड सेपरेट करके गेट रिक्वेस्ट को पहचानता है। ओके, गेट रिक्वेस्ट को ये आइडेंटिफाई कर सकता है, डू गेट मेथड। और भी एक मेथड है दैट इज डू पोस्ट, तो वो डू पोस्ट सेपरेट करके पोस्ट रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, तो गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए 2 अलग सा मेथड है, तो हम 2 मेथड भी यहाँ पर बोल सकता हूँ और किसी भी एक बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले तो हम गेट रिक्वेस्ट अभी तक भेज रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट होता है, तो इसके लिए डू गेट ही लेता हूँ, डू पोस्ट को भी हटा दिया। तो अब डू गेट का जो मॉडिफायर ये पब्लिक होना चाहिए, और प्रोटेक्टेड भी कर सकता हूँ, तो पब्लिक वॉइड डू गेट, और इसके अंदर 2 पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर क्या है, दैट इज 2 इंटरफेस के लिए 2 पैरामीटर है, दैट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। ओके, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट नाम का एक इंटरफेस है, तो उस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मतलब रेफरेंस हमको यहाँ पर भेजना है। ओके, से इसका नाम दे दिया REQ, और कॉमा देकर सेकेंड जो पैरामीटर वो है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो ये 2 इंटरफेस है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये भी HTTP पैकेज के अंदर ही है। तो हम इसको डॉट स्टार लिख कर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि हमको इसके लिए भी 2 इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब यहाँ पर और भी अगर सेपरेट से करूँ तो HTTP डॉट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ओके, सेमीकोलन, एंड इसके बाद और भी एक लिखना होगा दैट इज HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ओके, तो हमको ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये सभी इंपोर्ट करना होगा, ये सभी HTTP पैकेज के अंदर है। ओके, और इसका जो रेफरेंस है RES कर दिया। तो अब क्या करना होगा कि हमको कुछ दिखाना होगा पेज में, तो इस फंक्शन से हमको एक पेज जनरेट करना होगा, वो पेज डायनामिकली जनरेट होगा। मतलब हमको करना नहीं कुछ, जस्ट ये जो रेस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट हम बना रहा हूँ इसमें से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, वो है प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट, दैट इज प्रिंट राइटर। ओके, तो प्रिंट राइटर PR कर दिया। तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट हम क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमको
पेज में कुछ प्रिंट करना है। हमारा जो वेब पेज होगा, वेब पेज में हमको कुछ लिखना है, मतलब प्रिंट करना है। इसके लिए प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? ये जो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ये जो पास हो रहा है इस मेथड में, इस रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से RES से हम एक मेथड को कॉल करूँगा, दैट इज गेट राइटर। तो ये गेट राइटर मेथड इस प्रिंट राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देगा और इसको PR के अंदर स्टोर कर देगा। ओके, तो हम नॉर्मली जो प्रिंट राइटर क्लास से जो करता हूँ, हम तो फाइल में लिखता हूँ, मतलब हार्ड डिस्क में लिखता हूँ। ओके, अगर प्रिंट राइटर PR इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर ऐसा कर दिया तो वो कहाँ पर लिख देगा? वो हार्ड डिस्क में लिख देगा। तो अभी तो हार्ड डिस्क में नहीं लिखूंगा, अब लिखना है वेब पेज में। तो इसीलिए ये रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से जो गेट राइटर कॉल कर रहा हूँ, वो ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएगा जिस ऑब्जेक्ट में लिखने से हम वेब पेज में लिख सकता हूँ। ओके, वो हार्ड डिस्क में अभी नहीं लिखेगा, अभी लिख देगा वो वेब पेज में। ओके, तो इसीलिए रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से हम गेट राइटर को कॉल कर रहा हूँ। तो अब ये प्रिंट राइटर जो रेफरेंस बना है, इससे हम अपेंड मेथड को कॉल कर सकता हूँ और प्रिंट ln मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ। इसके अंदर प्रिंट ln मेथड भी है, हम किसी भी एक मेथड को कॉल कर सकता हूँ। और अपेंड के अंदर ये तो स्ट्रिंग पास होता है, हम जो भी चाहे लिख सकता हूँ, से वेलकम टू आवर फर्स्ट सर्वलेट, ओके, एंड सेमीकोलन। तो लेकिन ये जो गेट राइटर मेथड, ये IO एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो आइदर तो हमें इसको हैंडल करना है, क्योंकि IO एक्सेप्शन तो चेक्ड एक्सेप्शन है, इसको हमें आइदर हैंडल करना है, और अगर हैंडल नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखना है कि थ्रोज IO एक्सेप्शन। ओके, तो IO एक्सेप्शन के लिए तो हमको इंपोर्ट करना होगा, IO पैकेज इंपोर्ट करना होगा। दैट इज यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट java.io. स्टार लिख सकता हूँ और IO एक्सेप्शन भी लिख सकता हूँ, और डॉट देकर IO एक्सेप्शन। ओके, तो यही हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। और ये जो डू गेट, ये और भी एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, दैट इज सर्वलेट एक्सेप्शन। सर्वलेट एक्सेप्शन भी थ्रो करता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है वो थ्रो करना, हम थ्रो कर भी सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये IO एक्सेप्शन थ्रो करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये तो चेक्ड एक्सेप्शन है। ओके, तो यही हमारा सर्वलेट क्लास हो गया, और इसको अभी सेव करना है, दैट इज सेव एज। तो ये हम कहाँ पर सेव करूँगा? एज ड्राइव के अंदर, टॉमकैट 9, और इसके अंदर वेब एप्स, और इसके अंदर ऐप 6 बना है, इसके अंदर वेब INF, इसके अंदर क्लासेस, इसके अंदर सेव करना है। ओके, क्लासेस के अंदर, और इसके अंदर हम नाम दूंगा sarv1.java। ओके, और ये सेव। तो हमारा इस क्लासेस के अंदर ये sarv1 जावा फाइल क्रिएट हो गया, और अभी इसको कंपाइल करना है, करके रन करना होगा। तो पहले कंपाइल करना होगा, तो इसी फोल्डर में हमको जाना होगा, प्रॉम्प्ट में। तो इसी फोल्डर में जाने के लिए इस एरो में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर लिखना है कि CMD। ओके, ये शॉर्टकट हम कर रहे हैं, इससे डायरेक्टली इस फोल्डर में चला जाएगा। तो डायरेक्टली इस क्लासेस फोल्डर में चला गया। अभी dir करके देख लेता हूँ, हमारा सर्वलेट ये फाइल है। तो लेकिन अभी कंपाइल करने से वो कुछ एरर देगा। ओके, ये कंपाइल नहीं होगा। तो पहले कंपाइल कर रहा हूँ, जावा सी स्पेस देकर sarv1.java। ओके, तो ये तो बहुत सारे एरर दे दिया। ये बोल रहा है कि ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स, ये कैनॉट फाइंड सिंबल, ये सब बोल रहा है। ओके, कैनॉट फाइंड सिंबल। तो क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमारा जो सर्वलेट API का जो जार फाइल हमने ये अभी अटैच नहीं किया है। ओके, तो सर्वलेट API का जो जार फाइल, ये हमको क्लास पाथ सेट करना होगा इसके लिए। ओके, मतलब जो क्लास पाथ है
हमारा कंप्यूटर का, उस क्लास पाथ में सर्वलेट एपीआई जार फाइल को सेट करना होगा। ओके, तो इसके लिए हमको लिखना होगा कि सेट क्लास पाथ। क्लास पाथ का मतलब है हमारा जो सर्वलेट का जो क्लास फाइल मतलब बाइट कोड ये कहाँ पर है, ये हमको बताना होगा। ओके, और जो सर्वलेट एपीआई का जो क्लास फाइल मतलब जार फाइल के अंदर ही तो क्लासेस रहता है, तो वो जार फाइल कहाँ पर है वो बताना है। तो उसके अंदर ही तो ये सब पैकेजेस है। ओके, तो इसके लिए बताना है कि सर्वलेट एपीआई का जार फाइल कहाँ पर है। तो वो कहाँ पर है, तो वो है टॉमकैट 9 के अंदर, ये जो लिब इसके अंदर है ये सर्वलेट एपीआई। ओके, ये सर्वलेट हाइफन एपीआई और जीएसपी एपीआई ये भी है टॉमकैट 9 फोल्डर के अंदर, ये लिब फोल्डर इसके अंदर है सर्वलेट एपीआई। तो अभी इस पाथ को कॉपी कर लेना है, इट इज़ कंट्रोल सी, ये कॉपी करके लूँगा और यहाँ पर ये पेस्ट कर लूँगा। ओके, और स्लैश देकर बोलना है सर्वलेट हाइफन एपीआई डॉट जार। ओके, तो ये हमको लिखना है। ओके, और एंटर, और ये हमारा क्लास पाथ सेट हो गया। और फिर से जावा सी करता हूँ और यहाँ पर एरर दे रहा है कि प्रिंट राइटर बोल रहा है, दैट इज कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके, प्रिंट राइटर के लिए हमारा जो पैकेज हमने इंपोर्ट नहीं किया, आईओ डॉट स्टार करके छोड़ सकता था। ओके, और यहाँ पर अगर सेपरेटली बोलूँगा तो यहाँ पर आईओ डॉट प्रिंट राइटर ये अलग करके बोल देना है, प्रिंट राइटर। ओके, बस ये सेव कर दिया, अभी हो जाएगा। और फिर से जावा सी सर्वन डॉट जावा। ओके, तो हमारा क्लास कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। तो अब इसको चलाना होगा। तो चलाने के लिए क्या करना होगा, पहले सर्वर स्टार्ट करना होगा, क्योंकि सर्वलेट तो सर्वर में चलता है लेकिन अभी तो कुछ सर्वर स्टार्ट नहीं किया है। तो सर्वर का मतलब ये टॉमकैट, तो टॉमकैट ही सर्वर है। तो सर्वर के लिए जाना पड़ेगा बिन फोल्डर में। तो बिन फोल्डर के अंदर है ये जो टॉमकैट 9 एप्लीकेशन, यही हमारा सर्वर है। तो इसी को स्टार्ट करना होगा। तो डबल क्लिक करने से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने वेब डॉट एक्सएमएल फाइल नहीं बनाया है। तो पहले हमको वेब डॉट एक्सएमएल फाइल को बनाना होगा। ओके, क्योंकि हमको तो यूआरएल मैपिंग करना है। तो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल रहेगा वेब एप्स, इसके अंदर ऐप 6, इसके अंदर वेब INF इसके अंदर। तो और भी एक नोटपैड फाइल बनाना होगा और इसके अंदर लिखना है, पहले XML का टैग लिखना होगा, दैट इज लेस देन क्वेश्चन मार्क XML, और इसके बाद लिखना है वर्जन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिखना है 1.0। ओके, तो ये टैग ज़रूरी है। और इसके बाद और भी एक क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। ये हमारा XML फाइल का टैग। ओके, तो अभी इसको सेव कर देता हूँ पहले, सेव एज, ये वेब डॉट INF का अंदर रहेगा और इसका नाम होगा वेब डॉट XML। ओके, ये XML फाइल बन गया। ओके, ये दिखा रहा है XML डॉक्यूमेंट। तो फिर से ओपन करता हूँ, ओपन विथ नोटपैड। तो अब जो नेक्स्ट टैग है दैट इज लेस देन वेब हाइफन ऐप, तो ये हमारा मेन टैग है, और स्लैश देकर वेब हाइफन ऐप, और इसके अंदर रहेगा पहला जो टैग दैट इज सर्वलेट, और ये ख़त्म करना होगा स्लैश सर्वलेट। ओके ओके, और इसके अंदर रहेगा जो टैग दैट इज सर्वलेट हाइफन नेम, और ये भी ख़त्म करना होगा दैट इज स्लैश सर्वलेट नेम। ओके, और ये सर्वलेट नेम तो जो चाहे हम दे सकता हूँ, S1 दे दिया, और इसके बाद होगा
सर्वलेट क्लास, ओके सर्वलेट क्लास, और यहाँ पर देना है एक्चुअल क्लास का नाम, दैट इज सर्व1, और ये भी हमको ख़त्म करना है, ओके दैट इज स्लैश सर्वलेट हाइफन क्लास, और ये सर्वलेट हो गया। और इसके बाद है सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट हाइफन मैपिंग, और यहाँ पर इसको भी क्लोज करना है, दैट इज स्लैश सर्वलेट मैपिंग, और इसके अंदर पहले सर्वलेट नेम रहेगा, ओके यहाँ पर जो नाम दिया है वही नाम लिखना है, ओके यहाँ पर अगर सर्वलेट टैग में अगर S1 लिखा है, ये सर्वलेट मैपिंग में भी S1 ही लिखना है, ओके सेम नेम, और इसके बाद लिखना है URL पैटर्न, और URL पैटर्न हम कुछ भी दे सकते हैं, ये S1 ही दे दिया, और इसको ख़त्म करना है, दैट इज URL पैटर्न स्लैश देकर URL पैटर्न, ओके तो अब सब कुछ हो गया। तो अगर टैग में किसी जगह में एरर है तो सर्वर स्टार्ट नहीं होगा, वो एरर दिखाएगा, ओके तो अभी हम इसको सेव कर दिया, हमारा web.xml क्रिएट हो चुका है। तो अब हम हमारा जो टॉमकैट इसको चलाऊंगा, ओके तो यहाँ पर लीप के अंदर है, ये बिन के अंदर है हमारा टॉमकैट सर्वर, इसको डबल क्लिक करने से ये लोड हो जाएगा, यस तो अभी ये टॉमकैट चल रहा है। तो ये हमारा एंटीवायरस का एक वार्निंग दे रहा है, तो ये इसको अलाउ एक्सेस कर दिया। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि सर्वर स्टार्टअप इन दिस मिली सेकेंड, ओके तो अगर ये आ गया यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ओके नो एरर, तो अभी सब कुछ ठीक है, ओके ओके यहाँ पर कोई एरर नहीं है। तो अब ये कहाँ पर चलेगा, ये तो ब्राउज़र में चलेगा, तो ब्राउज़र के लिए तो एक पोर्ट ज़रूरी है, तो ये कौन सा पोर्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर एक फोल्डर है दैट इज़ कॉन्फ, इस कॉन्फ के अंदर ये जो सर्वर नाम का एक XML फाइल है, इसके अंदर जाता हूँ, दैट इज़ ओपन विथ नोटपैड, तो यहाँ पर Ctrl F करता हूँ और लिखता हूँ कि पोर्ट, ओके तो अब ये जो पोर्ट दिखा रहा है कि कनेक्टर कनेक्शन टाइम आउट एंड पोर्ट इक्वल टू 8085, तो अभी हमारा पोर्ट है 8085, इसी पोर्ट में ये चलेगा, ओके तो हम इस फाइल से इस पोर्ट को देख सकता हूँ, ओके तो अब हम किसी ब्राउज़र में जाऊँगा, दैट इज़ मोज़िला ओपन कर लेता हूँ, तो क्रोम में भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पर लिखना है कि http://localhost 8085, तो अभी यहाँ पर कोई index.html ऐसा कुछ हमने नहीं बताया, तो सर्वर का सर्वलेट का URL हमें डालना है, तो हम अभी कुछ नहीं डालना, जस्ट एंटर दे रहा हूँ, ओके तो हम ये टॉमकैट ओपन हो गया। तो अगर ये ओपन हो गया तो समझ लूँगा कि सब कुछ ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके ये टॉमकैट का ओपनिंग पेज आ गया, ओके तो अब हमको हमारा जो ऐप है, मतलब ऐप 6 इसको देना है, दैट इज स्लैश देकर बोलना है ऐप 6, ओके तो यही हमारा एप्लीकेशन का नाम और प्रोजेक्ट का नाम, ओके तो यही हमें बोलना है, दैट इज हमारा जो URL होगा, दैट इज http://localhost:8085/app6। तो अब ये करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा कोई index.html ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर बोल दिया तो वो बोल रहा है कि http status 404 नॉट फाउंड, क्योंकि हमने index.html ऐसा कुछ वेलकम फाइल नहीं बोला है।
तो अगर वेलकम फाइल नहीं बोला है तो ऐसा एरर देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको अभी बोलना है कि हमारा जो URL दैट इज S1, तो अब अगर एंटर दे दिया तो ये बोल रहा है कि सर्वलेट क्लास से सर्व1, तो एरर इंस्टेंशिएटिंग सर्वलेट क्लास बोल रहे हैं, तो नो सच मेथड एक्सेप्शन से init। तो अभी जो हो रहा है यहाँ पर हमारा जो क्लास है, ओके ये पब्लिक नहीं किया हमने, तो इसको अब पब्लिक कर देना है, दैट इज पब्लिक क्लास सर्व1। ओके, तो फिर से इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। ओके, और फिर से सर्वर को रन करता हूँ। सर्वर को स्टॉप करने के लिए इसको क्लोज करने से सर्वर स्टॉप हो जाएगा। ओके, सर्वर स्टॉप हो गया, तो हम फिर से सर्वर को रन करता हूँ, दैट इज H ड्राइव एंड tomcat9, और उसके बाद bin, उसके बाद tomcat9, यस। ओके, सर्वर स्टॉप हो गया, सर्वर स्टार्ट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हो गया और सर्वलेट लोड हो गया। वेलकम टू आवर फर्स्ट सर्वलेट। ओके, तो यही हमारा फर्स्ट पेज है। तो इसको याद करके क्लास को पब्लिक करना होगा, क्योंकि टॉमकैट तो डिफरेंट फोल्डर से इसको चला रहा है, तो वो हमारा क्लास को नहीं ढूंढ पा रहा था। इसके लिए क्लास को पब्लिक करना है, और मेथड तो पब्लिक करना ही होगा। ओके, पब्लिक void doGet एंड पब्लिक क्लास सर्व1। ओके, तो यही हमारा पहला सर्वलेट हमने मैनुअली क्रिएट कर चुका हूँ। ओके, और हम यहाँ पर एक index.html जिसका बात कर रहा था, वो भी यहाँ पर दे सकता हूँ, दैट इज वेब एप्स के अंदर ये जो app6, तो index.html कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर app6 के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर रहेगा। तो और भी एक नोट पैड में एक HTML पेज बना लेता हूँ, दैट इज HTML एंड बॉडी, और यह क्लोज होगा, दैट इज HTML एंड स्लैश बॉडी, एंड इसके पहले स्लैश बॉडी, और यहाँ पर जस्ट एक मैसेज दे सकता हूँ, वेलकम टू app6 वेब ऐप। ओके, इसका हम से H2 कर देता हूँ, H2, और ये सेव करना है app6 के अंदर डायरेक्टली, और इसका नाम होना चाहिए index.html, तभी ये ऑटोमेटिक लोड होगा। ये सेव कर दिया, तो ये लोड हो गया हमारा index.html app6 के अंदर। और यहाँ पर अगर URL नहीं देकर भी चला तभी ये चलेगा। ओके, इसको हटा दिया, और अभी हमारा index.html लोड हो गया। अभी अगर कुछ बिना URL से अगर चला तो index.html लोड हो जाएगा। ओके, तो अब इसके अंदर एक फॉर्म को लिख लेता हूँ, यहाँ पर ओपन विथ नोटपैड, इसके अंदर एक फॉर्म कर देता हूँ, दैट इज फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर जो रहेगा दैट इज एक सबमिट बटन रहेगा। इसको स्लैश फॉर्म से खत्म करता हूँ, और इसके अंदर रहेगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ओके, तो ये सबमिट बटन में क्लिक करने से हमारा रिक्वेस्ट जाएगा, तो हमको बताना है कि कौन सा सर्वलेट में जाएगा अगर सबमिट बटन में क्लिक किया तो इसको बताने के लिए हमको लिखना पड़ेगा फॉर्म और एक्शन, फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू
लिखना है कौन सा सर्वलेट में वो जाएगा, मतलब उसका यूआरएल देना पड़ेगा। तो सर्वलेट तो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, वो तो प्राइवेट एरिया में है, हमको जो करना है यूआरएल देकर करना है। ओके, सर्वलेट क्लास का नाम लिखने से वो एक्सेस नहीं होगा, हमको जो करना है सभी यूआरएल से करना है। तो हमारा यूआरएल है s1, तो फॉर्म एक्शन इक्वल टू s1, और यहाँ पर रिक्वेस्ट जा रहा है गेट मेथड, तो बाय डिफॉल्ट गेट जा रहा है। हम अगर लिखना चाहता हूँ पोस्ट, तो लिखना है कि मेथड इक्वल टू पोस्ट। ओके, लेकिन अगर ऐसा अभी लिख दिया तो एरर देगा, क्योंकि हमारा जो क्लास हमने लिखा है, क्लास में तो हमने डू गेट फंक्शन को ओवरराइड किया है। ओके, ये तो फंक्शन http सर्वलेट क्लास के अंदर है, हमने ये ओवरराइड किया, तो ये सिर्फ गेट मेथड ही एक्सेस कर सकता है, मतलब गेट रिक्वेस्ट ले सकता है, पोस्ट रिक्वेस्ट को ये नहीं ले सकता है, तो अभी वो एरर देगा। ओके, तो वो हम देख रहा हूँ, तो अभी इसको हमने हटा देता हूँ, अभी ये हम बाद में देखूंगा कि मेथड पोस्ट लिखने से अभी वो एरर आएगा। तो अभी इसको चला के देखता हूँ ये रिक्वेस्ट सर्वलेट में जा रहा है या नहीं, तो इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी हमारा बटन आ गया ये सबमिट क्वेरी, तो अगर इसमें क्लिक करूँ तो हमारा सर्वलेट लोड हो गया। ओके, ये s1 यूआरएल में ये मैपिंग हो गया। तो इसके लिए अभी हमको मैनुअली s1 ऐसा यूआरएल टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो हम HTML फाइल से इसमें जा सकता हूँ। ओके, तो यही हुआ मैनुअल सर्वलेट क्रिएशन। तो अब तक किसी का कोई डाउट है, एनी क्वेश्चन? एनी डाउट? ओके, तो अब हम Eclipse से इस सर्वलेट को क्रिएट करूँगा। तो ये सर्वर बंद कर दिया, क्लोज करने से ये टॉमकैट सर्वर बंद हो जाएगा, ये शट डाउन होगा, और इसी सब को हम क्लोज कर दिया। ओके, तो अभी हम Eclipse में जाकर इस सर्वलेट को क्रिएट करूँगा। तो फाइल में जाता हूँ, न्यू, यहाँ से करना है डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। ओके, और प्रोजेक्ट का नाम कर दिया से सर्वलेट1, और यहाँ पर ये जो टारगेट रन टाइम इसको सेट करना है, तो यही होगा हमारा अपाचे टॉमकैट सर्वर। तो यहाँ पर न्यू रन टाइम में क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ से अपाचे, और यहाँ से चूज करना है अपाचे टॉमकैट 9.0, और नेक्स्ट। तो अभी ब्राउज बटन में क्लिक करने से बोलना है टॉमकैट का इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी बताना है कि कहाँ पर टॉमकैट इंस्टॉल हमने किया है। तो ब्राउज में क्लिक करता हूँ, हमारा टॉमकैट कहाँ पर है, एज ड्राइव के अंदर, दैट इज टॉमकैट 9, इस फोल्डर में हमारा मशीन में हमने टॉमकैट इंस्टॉल किया है। एंड सिलेक्ट फोल्डर, तो फोल्डर का नाम बता दिया, और फिनिश। तो टारगेट रन टाइम में अपाचे टॉमकैट वर्जन 9.0 अटैच हो गया, एंड फिनिश। तो अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने से ये जो फोल्डर चलाएगा ऑटोमेटिकली src मेन जावा, तो इसके अंदर ही हमको हमारा सर्वलेट क्रिएट करना है। और जो HTML फाइल और JSP फाइल ये सब कहाँ पर रहेगा, ये नीचे src मेन, एंड ये वेब ऐप नाम का एक फोल्डर आएगा, इसके अंदर ही रहेगा हमारा HTML पेजेस। ओके, और इसके अंदर वेब INF फोल्डर भी है, और इसके अंदर लिब भी है। तो अभी web.xml फाइल नहीं है, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो web.xml हमने बोला कि ऑप्शनल है, तो इसके बिना भी हम काम चला सकता हूँ, तो एनोटेशन से हम काम कर सकता हूँ।
तो वो भी हम देखूंगा कि एनोटेशन से अभी कैसे करना है। तो लीव फोल्डर किसके लिए है? तो जो जार फाइल्स हमको बाद में चाहिए, मतलब जेडीबीसी का जो जार फाइल्स, तो जेडीबीसी और माई मतलब ओरेकल और माई एसक्यूएल का जो जार फाइल्स, ये सब जार फाइल्स हमको ये लीव फोल्डर के अंदर रखना है। ओके, तो इसीलिए है लीव फोल्डर। तो अब हम डायरेक्टली पहले सर्वलेट को क्रिएट करता हूँ, उसके बाद हम index.html फाइल बनाऊंगा। तो ये जो सोर्स मेन जावा, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से न्यू एंड यहाँ से सर्वलेट। तो यहाँ पर एक पैकेज बना लेता हूँ, से com.webflex और क्लास का नाम दे दिया कि serv1। तो ये HTTP सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करके अभी बन रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही लेता है। तो हम अगर चाहूँ तो किसी और क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब अगर जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, ये जेनरिक सर्वलेट। ओके, यहाँ पर हम चूज ए सुपर क्लास बोल रहे हैं, तो अगर जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ, और अगर सर्वलेट इंटरफेस को करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, सर्वलेट इंटरफेस, तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर सुपर प्लस बोल रहा है कि सर्वलेट इंटरफेस यहाँ पर नहीं आएगा, जेनरिक सर्वलेट ही आएगा। ओके, तो अभी HTTP सर्वलेट ही ठीक है, तो इसी को हम एक्सटेंड करूँगा। तो नेक्स्ट करने से हम यहाँ पर URL को चेंज कर सकता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का नाम ही ले लेता है URL। ओके, URL मैपिंग जो बोल रहा है ये सर्व1 ही ले रहा है, तो हम इसको चेंज कर सकता हूँ। इसको क्लिक करके ये एडिट करके हम इसको चेंज कर सकता हूँ, से S1 कर दिया और ओके, और नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो अभी बोल रहा है कि कौन कौन मेथड हम को ओवरराइड करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो डू गेट डू पोस्ट दोनों को ही ओवरराइड कर लेता है। तो हमको अगर डू पोस्ट नहीं चाहिए तो हम इस यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से बाकी जो मेथड है इनिट, गेट सर्वलेट इन्फो, डिस्ट्रॉय सर्विस, ओके, तो ये भी हम गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, डू डिलीट, डू ट्रेस, ये सब अभी नहीं चाहिए हमको, तो ये भी हम कर सकता हूँ। तो अभी हमको डू गेट का ज़रूरत है, तो ये ऑन है और फिनिश। तो अभी हमारा क्लास बन जाएगा, ये हमारा क्लास बन गया, और ये सब कमेंट हम हटा सकते हैं। ये कमेंट हटा दिया। ये जो कंस्ट्रक्टर इसको रख लेता हूँ, इसको हम एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि ये कंस्ट्रक्टर कब चल रहा है। ये डू गेट को कर दिया, और एक मैसेज भी यहाँ पर लिख दिया। इसको अगर नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, इसको हम डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर जो एनोटेशन बोल रहा है, जो ये जो @ वेब सर्वलेट, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ रेफरेंस से। जनरल में जाकर अपीयरेंस एंड कलर्स एंड फॉन्ट्स, एंड इसके अंदर जावा, और इसके अंदर जावा एडिटर टेक्स्ट फॉन्ट, एडिट करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो @ वेब सर्वलेट बोल रहा है /S1, हमने तो URL को चेंज कर दिया। अभी web.xml का कोई ज़रूरत नहीं, ये एनोटेशन से ही हमारा URL मैपिंग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर web.xml का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कंस्ट्रक्टर में के अंदर एक मैसेज दे देता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड सर्वलेट serv1 कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो अब पता चलेगा कि कब सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके, तो जब ही सर्वलेट ऑब्जेक्ट बनेगा तभी इसमें मैसेज कॉल हो जाएगा, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सर्वलेट ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब पहला रिक्वेस्ट आएगा सर्वलेट के लिए, जब पहला रिक्वेस्ट आता है तभी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है, उसके पहले नहीं। ओके,
मतलब सर्वलेट ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है? सर्वलेट ऑब्जेक्ट is first created when first request is sent from the client. Okay, the first request for that servlet is sent from the client, तभी सर्वलेट ऑब्जेक्ट बनता है. बाय डिफ़ॉल्ट उस सर्वलेट के लिए जब रिक्वेस्ट क्लाइंट से आता है तभी सर्वलेट ऑब्जेक्ट बनेगा. ओके, सर्वलेट ऑब्जेक्ट फॉर दैट सर्वलेट. ओके, तो अभी मतलब जब भी हम क्लाइंट से यूआरएल से हम रिक्वेस्ट भेजूंगा तभी सर्वलेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा और ये मैसेज दिखा देगा. और उसके बाद ये डू गेट कॉल होगा. ओके, ये ऑटोमेटिक डू गेट भी कॉल हो जाएगा, हमको कॉल करने का ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा डू गेट. ओके, सर्वलेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ही ये डू गेट ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने ये जो रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट अपेंड डायरेक्टली लिख दिया है. ओके, तो ये हम ऐसा करके हम ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज प्रिंट राइटर पी आर इक्वल टू, हम ऐसा भी बोल सकता हूँ, प्रिंट राइटर के लिए java.io को लोड करना पड़ेगा. तो प्रिंट राइटर पी आर इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर हमने पहले जो जैसा लिखा था, और इसके बाद पी आर डॉट अपेंड. ओके, तो ऐसा भी हम कर सकता हूँ. और यहाँ पर बोल दिया हेलो आवर सर्वलेट यूजिंग एक्लिप्स. ओके, ओके, तो ये हम मैसेज प्रिंट कर दिया. तो और अभी इसको चलाना है. तो अब यहाँ पर कोई सर्वर नहीं है. ये जो सर्वर नाम का जो सेक्शन यहाँ पर नीचे दिखा रहा है, बोल रहा है कि नो सर्वर्स आर अवेलेबल, क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट ए न्यू सर्वर. तो अभी इस लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ से चूज करना है अपाचे एंड टॉमकैट 9 और यहाँ से फिनिश. तो अभी हमारा सर्वर यहाँ पर अटैच हो गया. तो अभी हम इसको रन करके देखता हूँ. अभी तो index.html ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो सर्वलेट 1 में राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रन एज, और अभी हमारा जो एप्लीकेशन चलेगा वो सर्वर में चलेगा. तो पहले तो जावा एप्लीकेशन कर रहा था जब हम नॉर्मल JDBC एप्लीकेशन ये सब चला रहा था, लेकिन अभी तो हमारा एप्लीकेशन सर्वर में चलेगा. तो इसके लिए करना है रन ऑन सर्वर. तो अब इस डायलॉग बॉक्स से चूज़ करना है कौन सा सर्वर वो ये हमारा एप्लीकेशन चलाएगा. तो चलाएगा टॉमकैट 9 सर्वर एट लोकल होस्ट, मतलब हमारा ही मशीन में वो सर्वर है. तो अभी स्टॉप्ड है, तो फिनिश. तो ये बोला कि प्रॉब्लम ऑकर्ड स्टार्टिंग टॉमकैट सर्वर एट लोकल होस्ट हैज़ एनकाउंटर्ड ए प्रॉब्लम. तो सर्वर cannot be started because one or more of the ports are invalid. Okay, बोला कि one or more ports are invalid. तो correct the invalid ports. Okay, open the server editor and correct the invalid ports. तो यहाँ बोल रहा है कि कुछ पोर्ट में प्रॉब्लम है, तो सर्वर का एडिटर ओपन करके वो ठीक करना है. तो हम ओके करता हूँ. तो सर्वर का एडिटर कैसे ओपन करूँगा, ये जो टॉमकैट 9 सर्वर यहाँ पर दिखा रहा है, इसको डबल क्लिक करने से हमारा सर्वर का एडिटर, ये है सर्वर एडिटर, तो ये ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पर जो ये पोर्ट नेम बोल रहा है और पोर्ट नंबर दिखा रहा है, तो हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल इसका पोर्ट है 8085, लेकिन टॉमकैट का जो एडमिन पोर्ट यहाँ पर ये हाइफन है, तो हाइफन रहने से ये प्रॉब्लम हो रहा है. यहाँ पर हाइफन रहने से नहीं चलेगा.
यहाँ पर कुछ और पोर्ट बोलना होगा। ये 8085 को छोड़ के हम 8084 बोल देता हूँ। ओके, और इसको सेव करना। यहाँ पर अभी स्टार दिखा रहा है, मतलब अभी सेव नहीं हुआ, तो हम फ्लॉपी में क्लिक कर देता हूँ। अब ये सेव होगा और इसको क्लोज कर दिया और फिर से चला रहा हूँ। राइट क्लिक, रन एज सर्वर, tomcat 9 एंड फिनिश। तो अब ये सर्वर चल रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर एरर देखा रहा है क्योंकि सर्वलेट -1 इज़ नॉट अवेलेबल, ये सब बोल रहा है क्योंकि हमारा तो कोई इंडेक्स फाइल नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर हमको देना है S1 हमारा जो URL पैटर्न। ओके, एंड एंटर। तो अब हमारा पेज ओपन हो गया, हेलो आवर सर्वलेट यूजिंग एक्लिप्स। ओके, तो यही है हमारा सर्वलेट एप्लीकेशन यूजिंग एक्लिप्स। ओके, तो सर्वर अभी चल रहा है, ये रेड बटन ऑन है, मतलब सर्वर अभी चल रहा है। और यहाँ पर जो कंसोल, ये अभी कंसोल है, ये कंसोल में दिखा रहा है कि सर्व1 कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, तो पहला रिक्वेस्ट में हमने जो बोला था कि सर्वलेट ऑब्जेक्ट बन चुका है और ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ओके, इसीलिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल मैसेज यहाँ पर आ गया। तो इसीलिए ये प्रूफ करता है कि हमारा सर्वलेट ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके, तो यहाँ पर web.xml का कोई ज़रूरत नहीं, हम बिना web.xml से ही काम चला सकता हूँ यूजिंग दिस एनोटेशन। तो web.xml कब चाहिए? जब हम वेलकम लिस्ट बोलना है, वेलकम फाइल लिस्ट, और अगर कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर को बोलना है तभी हमको web.xml फाइल चाहिए। तो अभी किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? और एनी क्वेश्चन? ओके, तो अब हम यहाँ पर एक index.html फाइल बनाऊंगा। तो ये तो होगा वेब ऐप फोल्डर के अंदर। ओके, और यहाँ पर और एक बात कि जब भी हम इस सर्वलेट में कुछ चेंज करूँगा, ये सर्वर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर एक सर्व1 कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, यहाँ पर कुछ डॉट लगा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तभी ये सर्वर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा। इसको सेव कर दिया और यहाँ पर अगर चेक करूँ तो ये सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये सर्वर रिस्टार्ट हो गया। ओके, ये सर्वर रीलोड बोल रहा है। ओके, तो अगर हम फिर से चलाऊं इसको, ये सर्वर को अभी स्टॉप कर देता हूँ। ये सर्वर स्टॉप हो गया और फिर से चला रहा हूँ तो कंस्ट्रक्टर में ये डॉट दिखाई देगा। और यहाँ पर हम पहले ये index.html को क्रिएट कर लेता हूँ। तो सर्वलेट1 पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, एंड यहाँ पर HTML फाइल। तो ये HTML करने से ऑटोमेटिकली ये वेब ऐप फोल्डर के अंदर ही ये क्रिएट होगा और इस फाइल का नाम होगा से index.html। इंडेक्स देने से ये फाइल ऑटोमेटिक लोड होगा। फिनिश। और यहाँ पर एक फॉन्ट बना देता हूँ, से फॉन्ट। ओके, और इसके अंदर एक बटन दे दिया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। तो बस सिर्फ सबमिट ही बटन रखता हूँ और इसके अंदर अभी कुछ नहीं दिया और जस्ट एक्शन में कर दिया S1। ओके, इसको फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ाता हूँ प्रेफरेंस में, कलर्स, और यहाँ पर स्ट्रक्चर टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पर एडिट,
12। ओके, तो जस्ट हम यूआरएल पैटर्न दे दिया और सबमिट बटन दे दिया, तो अभी index.html फाइल लोड हो जाएगा। और फिर से सर्वलेट 1 में राइट क्लिक एंड रन ऑन सर्वर एंड Tomcat 9 सर्वर एट लोकल होस्ट, फिनिश। तो अभी फिर से सर्वर स्टार्ट हो गया और अभी ये जो सबमिट बटन मतलब हमारा index.html फाइल लोड हो गया। ओके, और इस सबमिट में क्लिक करने से ही हमारा सर्वलेट लोड हो जाएगा। तो हमारा जो यूआरएल पैटर्न हो गया वो हो गया ऐसा कि http://localhost:8085/servlet1, सर्वलेट 1 हमारा एप्लीकेशन का नाम और प्रोजेक्ट का नाम, और /s1 यह है हमारा रिसोर्स मतलब सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न। और क्वेश्चन मार्क के बाद और कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ डेटा नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क के बाद और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो पार्ट होगा, पोर्शन होगा, उसको हम क्वेरी स्ट्रिंग बोलता हूँ। तो अभी देखता हूँ हम यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग कैसे होता है। तो क्वेरी स्ट्रिंग से हम क्या भेजता हूँ, हम डेटा को भेजता हूँ। और ये S1 है रिसोर्स का नाम और सर्वलेट 1 है प्रोजेक्ट का नाम। ओके, और हम यहाँ पर ये सर्वर को, यहाँ पर ये जो सर्व1 कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा और ये डॉटेड जो डॉट हमने ऐड किया था ये भी आ गया। ओके, तो हम सर्वर को फिर से स्टॉप कर दिया और अभी हम यहाँ पर कुछ डेटा भेजूंगा। तो इसके लिए से एक इनपुट टैग कर लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका एक नेम देना पड़ेगा, दैट इज नेम इक्वल्स टू n1। ओके, और नेम ही कर दिया और यहाँ पर br टैग कर दिया। तो ब्रेक दे दिया, वो कर्सर नीचे में चला जाएगा। और भी एक नाम कर दिया यहाँ पर नेम एंड डिपार्टमेंट, और इसका नेम कर दिया डिपार्टमेंट। ओके, तो अब ये दोनों ऑप्शन नेम एंड डिपार्टमेंट दो टेक्स्ट बॉक्स वो दिखा देगा। और इसको चलाता हूँ फिर से, दैट इज रन ऑन सर्वर एंड फिनिश। तो अभी ये हमारा फॉर्म आ गया और नेम एंड डिपार्टमेंट से हम डेटा को भेज सकता हूँ। तो डेटा तो चला जाएगा लेकिन अभी इसके ऊपर हमने तो कुछ काम नहीं किया है। तो एनीवे हम यहाँ पर नेम देता हूँ से ऑलोक एंड डिपार्टमेंट सेल्स, और ये सबमिट कर दिया तो ये डेटा सर्वर में चला जाएगा एज ए गेट रिक्वेस्ट। तो सबमिट में क्लिक करता हूँ, ये चला गया सर्वर में। तो अभी हमारा जो यूआरएल हुआ है, तो ये अगर देखूँ तो अभी हमारा यूआरएल हो गया। ये क्वेश्चन मार्क के बाद ये नेम इक्वल टू ऑलोक एक एम्परसेंड देकर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। तो ये यही है क्वेरी स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो है यही इसी पार्ट को हम बोलता हूँ क्वेरी स्ट्रिंग। तो क्वेरी स्ट्रिंग से हम रिक्वेस्ट के साथ डेटा को ही भेजता हूँ। तो डेटा जाता है यहाँ पर की वैल्यू पेयर से। ओके, तो यहाँ पर तो ये जो क्वेरी स्ट्रिंग मतलब ये क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो पोर्शन, इसी को बोलता हूँ क्वेरी स्ट्रिंग। तो क्वेरी स्ट्रिंग में हम क्या भेजता हूँ, हम डेटा को भेजता हूँ। तो एज ए की वैल्यू पेयर, की इक्वल टू वैल्यू पेयर। तो अगर 2 और 3 की वैल्यू पेयर को अटैच करना है तो बीच में एक एम्परसेंड देना होगा। ओके, यहाँ पर नेम इक्वल टू ऑलोक यह है पहला की वैल्यू पेयर, और डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स यह है दूसरा की वैल्यू पेयर। ये दो की वैल्यू पेयर को हम एम्परसेंड से कॉन्कैटिनेशन किया है। ओके, अटैच किया है। ओके, तो ऐसा करके हम जितना चाहे की वैल्यू पेयर हम एज ए डेटा सर्वर में सेंड कर सकता हूँ। तो ये तो गेट रिक्वेस्ट है, इसके लिए यूआरएल में ये शो कर रहा है। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो वो शो नहीं करेगा।
तो वो भी हम दिखा रहा हूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट से वो शो नहीं करेगा, वो सीक्रेट रहेगा। तो अगर पासवर्ड, किसी लॉगिन का यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब भेजना है तो हमको पोस्ट रिक्वेस्ट से भेजना है, क्योंकि अगर पासवर्ड गेट रिक्वेस्ट से भेज दिया तो वो तो सभी को दिखाई देगा। तो इसके लिए पासवर्ड भेजने का टाइम में हमको पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करना है। तो अभी हम जो डेटा भेजा है सर्वर में, तो ये हम सर्वलेट से एक्सेस करना है। तो वो कैसे करूँगा, तो यहाँ पर हम अगर HTML टैग को दिखाना है, मतलब ये जो हेलो आवर सर्वलेट, इस मैसेज को थोड़ा ब्राइट करना है, मतलब बड़ा करना है। तो हम अगर यहाँ पर h2 का टैग यूज़ करूँ, तो यहाँ पर हमने /h2 कर दिया, तो ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इस टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग चेंज नहीं किया है। तो हम इसको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया, सर्वर रिस्टार्ट हो गया। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि S1 इज़ नॉट अवेलेबल। इसको हम यहाँ से फिर से भेजता हूँ। ओके, तो सर्वर को फिर से स्टॉप कर दिया। we run on server, finish। ओके, तो अब फिर से हमने एक नाम दिया है और डिपार्टमेंट एंड सबमिट। और ये जो h2 टैग यहाँ पर दिखा रहा है, ओके, ये h2 हेडिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो ये टैग ही दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेटिंग ठीक तरह से नहीं हुआ है। हमको टेक्स्ट का जो एनकोडिंग और फॉर्मेटिंग ये बताना होगा। ओके, तो ये कैसे बताना है, तो इसके लिए हमको इस मैसेज दिखाने का पहले हमको लिखना है कि ये जो रेस्पॉन्स जो है, मतलब हमारा जो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ये सेट कंटेंट टाइप मेथड को हमें कॉल करना है। तो ये मेथड कहाँ पर है, ये जो HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स इंटरफेस का ये मेथड है। ओके, हम यही कॉल कर रहा हूँ रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से। तो हम सेट कंटेंट टाइप कॉल कर रहा हूँ, ब्रैकेट में देना है टाइप एज ए स्ट्रिंग। ओके, तो हम यहाँ पर दे दूँगा सेट कंटेंट टाइप, और डबल कोट्स के अंदर देना है टेक्स्ट स्लैश देकर HTML। तो ये बोलने से ब्राउज़र को पता चलेगा कि हमको HTML टैग दिखाना है। ओके, वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है उसका कि वो टैग को लेकर क्या करना है। तो ये देने से ये ब्राउज़र समझ जाएगा कि कंटेंट का जो टाइप है हम जो दिखा रहा हूँ वो HTML का है, HTML जैसा है, तो HTML टाइप का है वो। तो अब वो टैग को समझ सकता है। तो इसको सेव कर दिया। अब वो सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा, ये सर्वर रिस्टार्ट हो गया। और फिर से इसको लोड करता हूँ, इसको यहाँ पर F6, ये इसका पहले से चल रहा है कि सर्वलेट -1। ओके, तो अभी हमारा फॉर्म लोड हो गया, और यहाँ से हमारा जो नेम से ऑल एंड सेल्स एंड सबमिट क्वेरी, और ये अभी बोल्ड हो गया। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर हमको ये जो टेक्स्ट स्लैश HTML इसको ऑन कर देना है। तो अभी हमारा जो पहले था, ओके, तो ये अभी बोल्ड करके वो दिखा देगा। ओके, तो ये हम डेटा को भेज दिया है। तो अभी डेटा को हमने एक्सेस नहीं किया, जस्ट हम कंटेंट टाइप को अभी चेंज किया है। तो अभी इस डेटा को एक्सेस करना है। तो डेटा को एक्सेस करने के लिए
हम ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस है, इसको एक मेथड को हमें कॉल करना है, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ओके, तो हम URL से अभी पैरामीटर भेज रहा हूँ। ओके, मतलब क्वेरी स्ट्रिंग में अभी जो भेज रहा हूँ, ये जो नेम इक्वल टू ऑलोक एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स, ये हम पैरामीटर भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर नेम है पैरामीटर नेम, एंड नेम एंड डिपार्टमेंट यह है पैरामीटर नेम, एंड ऑलोक एंड सेल्स है उसका वैल्यू। ओके, की वैल्यू पेयर ऐसा करके जा रहा है। तो नेम एंड डिपार्टमेंट है पैरामीटर नेम। तो अभी हम बोल रहा हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और ब्रैकेट में बोलना है नेम। तो नेम क्या होगा यहाँ पर, दैट इज नेम। यहाँ पर पैरामीटर क्या होगा, इंडेक्स डॉट HTML में ये नेम में जो हमने लिखा है, ये डबल कोट्स के अंदर यही लिखना है। ओके, हमने यहाँ पर नेम है, यहाँ पर डिपार्टमेंट, ये डबल कोट्स के अंदर जो लिखा है यहाँ पर वही लिखना है। ओके, दैट इज गेट पैरामीटर डबल कोट्स में नेम। और ये जो रिटर्न करेगा दैट इज स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, मतलब उसका वैल्यू रिटर्न करेगा, नेम पैरामीटर का जो वैल्यू। तो वैल्यू क्या है, तो हम ये जो बॉक्स में हम जो टाइप करूँगा, मतलब ये ऑलोक एंड सेल्स, यही उसका वैल्यू होगा। ओके, तो मतलब गेट पैरामीटर नेम करने से नेम का जो वैल्यू, मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू वही रिटर्न करेगा। और ये तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, तो हम इसको स्ट्रिंग नेम इक्वल टू करके स्टोर कर दिया। और सिमिलरली हम डिपार्टमेंट को भी स्टोर कर दूंगा, दैट इज स्ट्रिंग डिपार्टमेंट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और ब्रैकेट के अंदर लिखना है डिपार्टमेंट। ओके, तो अब डिपार्टमेंट टेक्स्ट बॉक्स में हमने जो लिखा है उसका जो वैल्यू वो स्टोर हो जाएगा इस डिपार्टमेंट स्ट्रिंग के अंदर। ओके, डिपार्टमेंट वेरिएबल में। तो अभी हम इसको दिखा सकता हूँ। तो और फिर एक बार यहाँ पर ये pr.append करके इसको दिखा सकता हूँ, दैट इज नेम इक्वल टू, और यहाँ पर एक प्लस देकर से नेम, ये h3 कर दिया, और इसके बाद डिपार्टमेंट इक्वल्स टू डिपार्टमेंट। ओके, तो अब ये नेम एंड डिपार्टमेंट का वैल्यू दिखा देगा। तो फिर से सर्वलेट run as and run on server, tomcat and finish। ओके, तो अब यहाँ पर नेम ऑलोक एंड डिपार्टमेंट सेल्स एंड सबमिट, और ये नेम इक्वल टू ऑलोक एंड डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स दिखा दिया। मतलब ये URL से ये डेटा को वो एक्सेस कर लिया और इसको वो दिखा दिया। ओके, तो ऐसा करके हम क्लाइंट से हम डेटा को सर्वर में एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से। तो मतलब ये जो डेटा ये कहाँ से आ रहा है, ये रिक्वेस्ट के अंदर है। ओके, तो रिक्वेस्ट के अंदर रहेगा डेटा। ओके, तो यहाँ पर तो गेट रिक्वेस्ट है, तो गेट रिक्वेस्ट में तो सिर्फ हेडर ही रहता है, तो हेडर के अंदर ही वो आएगा, दैट इज गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट के अंदर ही हमारा डेटा रहेगा एज ए की वैल्यू पेयर, एज ए की इक्वल टू वैल्यू पेयर। ओके, तो रिक्वेस्ट के अंदर रहेगा, इसीलिए रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पर लिखना पड़ रहा है गेट पैरामीटर, क्योंकि डेटा रिक्वेस्ट के अंदर रहेगा। ओके, और हम इसको कहाँ पर लिख रहा हूँ, ये रेस्पॉन्स में लिख रहा हूँ।
रिक्वेस्ट से हम डेटा को फेच कर लिया और उसके बाद हमको लिख देना है इस रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में, तभी वो हमारा पेज में और ब्राउज़र में दिखा रहा है। ओके, यहाँ पर दिखा रहा है ये एज ए रेस्पॉन्स, ये हम देख रहा हूँ। ओके, ये डेटा आ रहा है सर्वर से, सर्वर में हमने प्रोसेस किया है और प्रोसेस करके ब्राउज़र में हम दिखा रहे हैं एज ए रेस्पॉन्स। ओके, तो अभी तो हम गेट रिक्वेस्ट भेजा है, तो हम अभी पोस्ट रिक्वेस्ट भेज कर देखूंगा ये कैसे होता है। तो हम index.html में हमको भेजना है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हम लिखूंगा कि मेथड इक्वल्स टू, ये दो मेथड है, दैट इज गेट एंड पोस्ट। तो अभी पोस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेथड इक्वल टू पोस्ट। तो अभी अगर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूँ तो अभी वो एरर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर तो डू गेट कॉल किया है। तो डू गेट सिर्फ गेट रिक्वेस्ट को भी कॉल मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, वो पोस्ट मेथड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ठीक है, हम देख लेता हूँ कि इसका एरर क्या है फर्स्ट। तो फिर से चला रहा हूँ इसको, दैट इज रन एज सर्वर। ओके, तो अब ये फिर से हमारा फॉर्म आ गया और से नया नाम दे दिया प्रोफेशनल फाइनेंस एंड सबमिट कर रहा हूँ। तो अभी एरर दे दिया, बोल रहा कि मेथड नॉट अलाउड। तो इसका जो कोड है यह 405, पहले दिखा रहा था 404। 404 का मतलब है पेज नॉट फाउंड, और लेकिन अब जो स्टेटस कोड आ रहा है वह है 405, यह है मेथड नॉट अलाउड, यह डिफरेंट एरर है। तो ये बोल रहा है कि HTTP मेथड पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस URL। तो अब जो URL को अगर देखूं, URL में कुछ डेटा नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो बोला कि पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा बॉडी में जाता है, वो हेडर पार्ट में नहीं जाता है, तो इसीलिए वो सीक्रेट रहता है, हम URL से कुछ देख नहीं पाऊंगा। ओके, तो यह है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अभी इसको ठीक करना है, हम इसको ठीक कैसे करना है, जस्ट गेट के जगह अगर पोस्ट लिख दूं तो अभी ये ठीक हो जाएगा। ओके, डू पोस्ट, तो सिर्फ ये चेंज करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सेव कर दिया और ये सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सर्वर रिस्टार्ट हो गया और इसको यहाँ पर हम फिर से इस HTML पेज में चला गया और सबमिट करता हूँ और ये दिखा दिया। ओके, तो URL में देख रहा हूँ कुछ डेटा नहीं है अभी, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट में URL में कुछ डेटा नहीं जाएगा, ये सीक्रेट रहेगा। तो इसीलिए अगर यूज़र नेम पासवर्ड ये सब सेंड करना है तो पोस्ट रिक्वेस्ट से सेव करना है। ओके, तो अभी हम इसी तरीके से गेट पैरामीटर को देकर ये डेटा हम सर्वर में भेज सकता हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो रिक्वेस्ट में हमने डेटा भेजा है ये प्रेजेंट रिक्वेस्ट नहीं रहेगा, मतलब अगर कोई दूसरा रिक्वेस्ट कोई दूसरा पेज में भेजूँ तो वो रिक्वेस्ट में ये जो वैल्यू ये नहीं रहेगा। ओके, मतलब यहाँ पर और एक सर्वलेट बनाता हूँ, ये तो एक सर्वलेट, हम जितना चाहे सर्वलेट बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सोर्स मेन जावा के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो ये न्यू और यहाँ पर सर्वलेट और इसका पैकेज सेम ही रखता हूँ, दैट इज com.webflex और इसका नाम दे दिया serv2। ओके, एंड फिनिश करने से वो ये डू गेट डू पोस्ट सभी ला कर देगा। तो ये डू गेट को अभी ऑफ कर दिया, हम तो मेथड डू पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सब कमेंट सारे हम हटा सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड सर्वलेट, मतलब इस com.webflex पैकेज के अंदर हमारा दो सर्वलेट है। तो अभी हम क्या करना चाहता हूँ, ये जो सर्वलेट 1 से हमने जो नेम एंड डिपार्टमेंट को पाया है index.html पेज से, इसको हमें ये सर्वलेट 2 में भेजना है। ओके,
तो अभी हम अगर यहाँ पर ऐसा लिखूँ कि इसको कॉपी कर देता हूँ, ये जो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यहाँ में, और ये कंटेंट टाइप को भी ये पूरा उठाकर यहाँ में, और ये पूरा यहाँ से उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके ओके, तो अभी index.html से रिक्वेस्ट कहाँ पर आ रहा है, ये S1 में आ रहा है, मतलब सर्वलेट 1 पे आ रहा है, सर्वलेट 2 में नहीं जा रहा है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, दैट इज दिस इज सर्वलेट 2, और यहाँ पर दिस इज सर्वलेट 1। ओके, तो अब हम क्या करूँगा, ये सर्वलेट 2 को एक्सेस करूँगा यूजिंग दिस, इसको इस URL को चेंज कर दिया, S2 कर दिया। ओके, तो S2 URL से हम सर्वलेट 2 में जा सकता हूँ। ओके, और इसी नेम एंड डिपार्टमेंट को एक्सेस करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ ये चल रहा है या नहीं। तो अभी फिर से इसको रन करता हूँ, दैट इज रन एज एंड सर्वर tomcat finish। ओके, तो हम अभी index.html में है, दैट इज यहाँ पर देख दिया प्रोकाश एंड से मार्केटिंग, और सबमिट कर दिया, और ये चला गया S1 में, ये तो पहला सर्वलेट में। तो अभी मतलब अभी रिक्वेस्ट कहाँ पर गया है, पहला सर्वलेट में गया है। तो लेकिन हमको कहाँ पर चाहिए, इसी सेम जो डेटा हमको चाहिए सर्वलेट 2 से। तो सर्वलेट 2 में अगर हम यहाँ पर जाकर देख रहा हूँ, सर्वलेट 2 में हम कैसे जाऊँगा, हम इस URL तो अभी S1 है, तो अभी S1 को चेंज करके S2 करना है। तो S2 करने से हम सर्वलेट 2 में जा सकता हूँ। अब S2 करके अगर एंटर दूँ, वो दिखा रहा है कि मेथड नॉट अलाउड। तो यह हम यहाँ पर हमने ये जो डू पोस्ट यहाँ पर है, तो हमने अभी ये URL में टाइप किया है, तो URL में टाइप करने से तो गेट रिक्वेस्ट जाता है। ओके, तो इसीलिए तो ये याद रखना होगा कि अगर हमने URL में कुछ टाइप कर रहा हूँ करके एंटर दे रहा हूँ, तो गेट रिक्वेस्ट जाता है। तो लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है डू पोस्ट, तो इसीलिए ऐसा बोल रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर डू गेट कर लेता हूँ। ओके, डू गेट, तो अब इसको सेव कर दिया, और फिर से चला रहा हूँ इसको फिर से हमने ये index.html में चला गया और सबमिट कर दिया, और ये चला गया S1 मतलब पहला सर्वलेट में, और फिर से हम S2 देकर एंटर दे रहा हूँ। अभी ये दिखा रहा है कि नेम एंड डिपार्टमेंट इज नल, मतलब यही है HTTP रिक्वेस्ट का जो नेचर, दैट इज HTTP है स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसके लिए हमने जो पहला रिक्वेस्ट भेजा था, ये कहाँ पर गया था, ये गया था सर्वलेट 1 पे, वहीं पर जाकर ख़त्म हो गया। तो अब हम जब ब्राउज़र में नया एंटर दे रहा हूँ, तो ये याद रखना होगा कि जितने बार हम URL में एंटर दूंगा, उतने बार एक नया रिक्वेस्ट चला जाता है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हमें याद रखना होगा। जितने बार हम URL में एंटर देता हूँ, तभी एक नया रिक्वेस्ट जाता है। मतलब अगर हमें 1000 टाइम्स यहाँ पर एंटर दूँ, तो 1000 रिक्वेस्ट जाएगा। ओके, 1000 नया रिक्वेस्ट जाएगा, और पहले का जो रिक्वेस्ट वो लॉस्ट हो जाएगा। पहला रिक्वेस्ट में जो डेटा था वो लॉस्ट हो जाएगा, इसीलिए ये पहला रिक्वेस्ट लॉस्ट हो गया, नेम एंड डिपार्टमेंट में नल दिखा रहा है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखूंगा ये रिक्वेस्ट को हम कैसे प्रिजर्व कर सकता हूँ। तो अगर सेम रिक्वेस्ट हम अगर दूसरा सर्वलेट में चाहिए, तो हम उसको कैसे पा सकता हूँ। ओके, एनी क्वेश्चन और डाउट? ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में सर्वलेट कम्युनिकेशन और वेलकम फाइल लिस्ट और एनोटेशन, इनिट पैरामीटर, तो ये सब देकर बातें करूँगा।